नमस्कार सभी को। पूरक शब्द पढ़ा क्या चैप्टर? पूरक शब्द नहीं पढ़ा चरक चिकित्सा स्थान में? चिकित्सा साल में बहुत पहले पढ़ा था। क्या? बहुत पहले पढ़ा था नहीं नहीं, ये हफ्ते में पढ़ने के लिए कहा था ना। सर। लास्ट पेज पे नहीं थे ना। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, शुक्रक्षय का शुक्रगत शोणित प्रवृत्ति का मेरे को एक्सप्लेनेशन दो कोई एक जन, फिर आप हम लोग आगे जाएंगे। जो लास्ट टाइम देखा था हम लोग ने, इम्पोर्टेंट संप्राप्ति है। बताओ, फटाफट बताओ, चलो। सर बोलो। क्वेश्चन क्या है? शुक्रगत शोणित क्षय या शुक्रगत जो रक्तस्राव होता है उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बताओ जल्दी। बताओ। बोलो। अरे नॉर्मल एक्सप्लेनेशन देना है, 3 सेंटेंस 2 सेंटेंस, विचार नहीं बोलूं करना। सर मैं? हाँ बोला ना, बोला मैडम। हाँ। वीर्य मार्ग से जब शोणित प्रवृत्ति होती है तो हम ये कहते हैं कि शुक्रगत जो स्निग्धता है, द्रव जो गुण है उसका, वो कम हो गया है। तो ये विलोमित संप्राप्ति बताई गई है। जब वो द्रव गुण कम हो जाता है शुक्र का, तो वो पिछले पिछले धातुओं से, क्योंकि वो लास्ट धातु है, तो वो पिछले पिछले धातुओं से द्रव गुण की आपूर्ति करने का प्रयत्न करता है। लेकिन सभी धातुओं में जब द्रव गुण की कमतरता है, कमी है, तो वो रक्त तक जाता है, क्योंकि रक्त ये द्रवगुण बहुल है। क्योंकि मज्जा, अस्थि, मेद और मांस, इससे इससे भी ज्यादा द्रवगुण ज्यादा है रक्त में। तो वहां तक ये संप्राप्ति चली जाती है और साक्षात रक्त, वीर्य मार्ग से रक्त का ही गमन शुरू हो जाता है। इतनी उष्णता बड़ी होती है और द्रवता कम हुई होती है। ऐसे सर हमने कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सिर्फ एक था कि अ, इनसे द्रवता अधिक है इसके लिए नहीं वो मांगता है। ग्रंथ वाचन स्टार्ट है उनसे क्या बोलता है, उसमें रक्त धातु में द्रवता है इसके लिए नहीं कर रहे हैं। उनमें से पूरा उसने शोषण कर लिया आप महाभूत का, अब वो रक्त की तरफ जा रहा है ऐसा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो बाकी एकदम सही था। तो क्षारधर्मी उष्णता जब शुक्र में बढ़ती है तो कितना बढ़ सकते हैं, ये मैंने मेरे पेशेंट के भी एग्जांपल्स दिए थे आपको। अभी आते हैं ऊरक्षत के ऊपर। और सांस में कौन से दो धातु रहते हैं दूषित, या किन दो धातुओं के ऊपर होता है परिणाम? साहस, वेग विधारण, बाद में ये है जो संधारण, सॉरी क्षय और विषमाश। इसमें से साहस में मनीषा मैडम अनम्यूट करें, अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रहा है मनीषा जी। सर माउंस धातु, और माउंस। माउस और क्या? माउस और मेद। हाँ? ठीक है, ठीक है, चलो अभी ऊरक्षत देखते हैं। सबसे पहले फुफ्फुस का थोड़ा ये देख लेंगे। कास्ट चिकित्सा में भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि फुफ्फुस की उत्पत्ति कैसे होती है। थोड़ा एक जस्ट रिवाइज करते हैं, क्योंकि ऊरक्षत मतलब कपस्य सूतरा मूरहा उस प्रदेश के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं, और वहाँ पे क्षत निर्माण हो रहा है। तो तापन, दाहन, सॉरी दहन, दारण, प्रकाशन, वर्ण, वर्ण प्रकाशन, करणम, ऐसे उसका तेज महाभूत का ये। तो दारण कर्म कैसे होता है, क्षत होता है मतलब क्या, जख्म हो रही है वहाँ पे, तो किस प्रकार से हो रही है, और वो कपस्य सूत्रम हो रहा है। ओके, कपस्थान का वो मेन अड्डा है या घर है, मेन सीट है कफदोष की, और वहाँ पे क्षत हो रहा है। इस प्रकार इस हिसाब से आपको सोचना है। ठीक है,
और ये जो रसायन वाजीकरण, ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, राजयक्ष्मा, कुष्ठ, आठवां कौन सा था, आठवां शायद याद नहीं आ रहा मेरे को, नौवां उन्माद और 10वां अपस्मार के बाद ये अब उरक्षत आ रहा है। ठीक है, उन्माद अपस्मार के बाद उरक्षत आ रहा है। पहले कैसा था, कोष्ठक, पहले रसायन वाजीकरण गया, ज्वर, रक्तपित्त, रक्तपित्त भी ये धातुगत अवस्था है रक्तपित्त का। ठीक है, ज्वर कोष्ठाश्रित है, फिर गुल्म आता है, फिर से कोष्ठ आएगा। ठीक है, फिर बाद में क्या आता है, राजयक्ष्मा। ठीक है, गुल्म के बाद राजयक्ष्मा, पांचवे के बाद छठवां राजयक्ष्मा, सातवां कुष्ठ। कुष्ठ में भी कोष्ठ देखना पड़ता है हम लोग को, बट वो शाखागत दूषित हो जाते हैं। ऐसे सीक्वेंस में, मतलब ऑल्टर सीक्वेंस, या वो सीक्वेंस भी समझना कि अभी मैं फिलहाल ये पढ़ रहा था 2 दिन से, पंचकर्म का पूरक निदान करके, हिंदी में भी वो बुक अवेलेबल है ना, रावगो सॉरी त्र्यंबक गोगटे सर का है अवेलेबल, नासिक प्रतिष्ठान का है वो। तो उसमें वही, मतलब मैं वो पांचोतिक तरीके से देख रहा हूँ कि क्या वो कैसे विचार करते हैं, क्योंकि पंचकर्म में भी हम स्थान की चिकित्सा करते हैं। ठीक है, जितने भी लोग पंचकर्म में दोष की चिकित्सा करते हैं उनको सक्सेस नहीं आता है। ठीक है, कभी नहीं आता है, नहीं तो टेम्पररी रहता है। जो स्थान की चिकित्सा होती है, वो पांचोतिक, मेन पांचोतिक अपना जो ग्रुप था, वो जो लेक्चर सीरीज थी, उसमें मैंने प्रवाहिका के बारे में बताया था। देखो, पाचन योग के रहे कि पिच्छा बस्ती देते हैं प्रवाहिका में, बराबर ना, बट प्रवाहिका में तो कफ दोष रहता है, बट हम लोग एक्चुअली फिर स्त्यान कफ रहता है, वो भी हम लोग को तो वमन देना चाहिए अगर दोष की चिकित्सा रहेगी। बट प्रवाहिका में क्या आया है, पिच्छा बस्ती आई है या कफ अतिसार हो गया, समझ में। तो दोष कौन से स्थान में गया है उसके अनुरूप ट्रीटमेंट रहते हैं। ठीक है, वो हो गया पंचकर्म का। मैं वो थोड़ा फिलहाल पांचौतिक तरीके से देख रहा हूँ कि हम लोग को कैसे हेल्प हो सकती है वो सिद्धांतों की। ठीक है, क्योंकि बहुत बार वो इसमें आया है कि शमन को भी फर्क नहीं आता और शोधन करना ही है, क्योंकि श्लोक है वो शमनम सॉरी शोधनम शमनम चैव, उसके ऊपर ही नाना जी का फोकस रहता था कि हमेशा पहले आपको शोधन करना है, बाद में शमन करना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं फिर पांचौतिक मेडिसिन से, पांचौतिक औषधियों से क्या करते हैं, हम लोग शोधन ही करते हैं, बट क्या करते हैं, स्क्रैपिंग करके डेली। सूक्ष्म शोधन वर्ड आया है उसके लिए अप्पा जी ने। ठीक है, ये पांचौतिक 20 औषधि चिकित्सा भाग 1 में मिलेगा ये वर्ड आपको। पहले ही चैप्टर आरोग्यवर्धिनी के या कोई तो चैप्टर में, मतलब उसमें बताया है उन्होंने कि हम लोग सूक्ष्म शोधन कर रहे हैं, स्क्रैपिंग डेली। तो डेली कचरा साफ करने से अच्छा है, मतलब ये अच्छा ऑप्शन है कि महीने में एक बार घर का झाड़ू या पोछा लगाना अच्छा है। मतलब ये विवादित है क्वेश्चन, डेली करना अच्छा है ना, तो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट स्टिल कि जैसे ज़रूरत पड़ती है। अभी रक्त मोक्षण, जैसे मैंने कहा कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। अभी भी मैं अभी ना आपको एक फ़ोटो भेजता हूँ, उसका देखो फोटो कैसे आता है। पोस्ट एम्पुटेशन, मतलब क्लिनिक में एम्पुटेशन किया है हम लोग ने। ठीक है, और उसका ये देखो क्षत है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये क्षत के रिगार्डिंग, क्योंकि वो उरक क्षत, ये जो व्याधि है ना, वो उसका वर्णन भी उतना ही है, छोटा सा, बहुत छोटा है। उसका खून आते वक्त आता कैसे देखो, ये पोस्ट एम्पुटेशन केस है, इससे बहुत बड़े बड़े घाव थे उसके। ठीक है, देखो ये जो है ना गैंग्रीन, ये धातु पाकावस्था है। और टीबी में जब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है तब वो धातु पाकावस्था में जाता है, इसके लिए रिजल्ट नहीं आता। मतलब एलोपैथी घुटने टेक देती है वहाँ पे। समझ में आया, दिखा क्या वीडियो में, देखो एंड में क्या है, ऊपर दिख रहे है क्या लस्सी का,
और ये धूपन करने के बाद वो थोड़ा स्टूल के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऑयल ऑयल जैसे गिरा है, देखो धूपन करने के बाद थोड़ा सा ये हो जाता है। ये पोस्ट एम्पुटेशन है। बीच वाले मैं अवस्था बताऊंगा आपको कैसे होती है। ये अग्निकर्म भी यहीं पे किया है, एम्पुटेशन भी क्लिनिक में ही किया है, और बाकी फल चातुर तक ये मेडिसिन चालू है ऐसा। ठीक है, अभी फुफ्फुस के उत्पत्ति के बारे में सोचते हैं कि फुफ्फुस कैसे उत्पन्न होता है। फुफ्फुस उत्पत्ति के लिए शैलेश सर हमेशा कॉफ़ी का उदाहरण देते हैं। कॉफ़ी मग, ठीक है। कॉफ़ी मग में आपके पास 3 ऑप्शन है। एक गरम कॉफ़ी, सॉरी गरम पानी, मतलब कॉफ़ी पाउडर अपने तीनों में डाल चुके हैं, ठीक है, पहले ही, और ऊपर से आप गर्म पानी डालेंगे या गर्म दूध बोलो, गर्म दूध डालेंगे, रूम टेम्परेचर वाला डालेंगे दूध, और एकदम ठंडा दूध डालेंगे, तो किस में फेन उत्पत्ति होगी, क्या लगता है आपको? लास्ट लेक्चर वाले ने नको, आयुष सर बोलिए। सर गरम दूध गरम में। गरम गरम दूध ना, बराबर। गरम दूध तो इसकी जो उत्पत्ति है फुफ्फुस की, तो वो कैसे है? शोणित फेन प्रभावात फुफ्फुसा, शोणित के फेन से उत्पत्ति बताइए इसके फुफ्फुस की। उरक्षत मतलब हम लोग फुफ्फुस के बारे में, हम लोग यहाँ पे कट हुआ है ऐसा नहीं बोल रहे, फुफ्फुस के बारे में सोच रहे हैं हम लोग उरक्षत में। तो उसके पहले फुफ्फुस क्या है, वहाँ पे दोष कौन से हैं, स्थान महात्म्य क्या है, ये पता करके फिर हम लोग बात कर सकते हैं आगे। तो ये पढ़ना बहुत इजी भी हो जाएगा। तो ये हो गया फेनोद्गम। फेनोद्गम होता है रक्त धातु का, उससे ये उत्पत्ति होती है। इसका मतलब हम लोग को ये पता, 2 गुण हम लोग को पता लग गए। एक तो द्रव गुण इंपॉर्टेंट है रक्त धातु का, और दूसरा क्या है, उष्ण। द्रव और उष्ण गुण से, रक्त धातु के द्रव और उष्ण गुण से इसकी उत्पत्ति होती है। समझ में आया? अब क्षत हो गया है, मतलब वहां पे उष्ण गुण शायद बड़ा होगा, सही है। द्रवता कम हो गई ना, तभी क्षत होगा। रुक्षता जब आती है तब क्षत तैयार होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उष्ण और रुक्ष गुण से। इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट क्या रहेगी फिर हम लोग की? तीज वही रहेगी ना, विद्रुम किट्ट श्व, है ना। और अगर ये कामला के बाद उरक्षत होने वाला है, जैसे काश्यपाचार्य जी ने एक संप्रति बताई अवय उत्पत्ति में, कि यकृत से हृदय उत्पन्न होता है, हृदय से फुफ्फुस, और फुफ्फुस से प्लीहा, ये ऐसे बताया है काश्यपाचार्य जी ने। तो वो कोरिलेट हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे देखो अथेरोस्क्लेरोसिस रहे या कार्डियक अरेस्ट रहे, वहाँ पे हम लोग को यकृत का मेडिसिन देना पड़ता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रुद्रोग में भी, ठीक है, वमन कर्म बोला है वहाँ पे, वातज रुद्रोग में भी बोला है अल्पशोधन या वमन बोला है वहाँ पे आचार्य चरकाचार्य जी ने, ठीक है। बट वो रुद्रोग निर्माण हम लोग के यहाँ पे 2 प्रकार से, मतलब एक प्रकार से कॉमनली दिखता है। कौन सा? एक मल संचय जन्य रुद्रोग, जो मैंने भी प्रैक्टिस में देखा। जब तक आप यकृत की चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक हृदय में नहीं आने वाला है, ठीक है। वो जो प्लैक फॉर्मेशन है या कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, दैट इज नथिंग बट द रुक्षता हो रही है, वात प्रकोप है वो, ठीक है। या वायु महाभूत का रुक्ष गुण बढ़ गया, इसके लिए हम लोग को विरेचन है ना, फलित्रिकादि को आते कुमारिया सब देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रीटमेंट क्या रहेगा, लोग फुफ्फुस का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को स्निग्ध गुण बढ़ाने की जरूरत है, इसमें बैलेंस्ड स्निग्ध गुण, वो शीत स्निग्ध नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो श्व में त्रिकटु रहता है, ठीक है। और उरक्षत में भी वो राजक्ष्मा, देखो पहले राजक्ष्मा का वर्णन आया है और 10वें चैप्टर में उरक्षत आया है चिकित्सा, तो वो चॅप्टर मला आठवतच नाही काय आहे, थोडा फिर पता लगता है। नहीं, चरक चिकित्सा स्थान 6 में प्रमेय है, 7 में कुष्ठ, 8 में राजक्ष्म है, बराबर, ठीक है। 9 और 10, 11वां चैप्टर क्षतक्षेण, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उरक्षण, मतलब उन्मत्त आपस मार के बाद ये आ रहा है उरक्षण, ठीक है, या क्षतक्षण। तो फुफ्फुस
की उत्पत्ति रक्तफेन प्रभावित फुफ्फुस। इसमें से हम लोग का भी समराइज में अगर करके बताऊं तो उष्ण और द्रव गुण बढ़ा है, तब जाकर सुनियंत्रित उष्ण गुण और द्रव गुण होने के बाद रक्त धातु में वो शोणित फेन प्रभावित फुफ्फुस ये दिखाई देता है। उसमें अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, कम मतलब क्या, अगर रुक्षता बढ़ेगी तो क्षत होगा, नहीं तो वातज कास होगा स्टार्टिंग में, है ना। क्षयज कास भी बोला है, 6 प्रकार के कास बोले, वात पित्त कफ, नहीं 5 प्रकार है शायद, क्षयज क्षतज, है ना। क्षतज में ये तो क्षतज कास का ये पारावती व कूजनम ऐसे भी बोला है, मतलब ये कबूतर के जैसा आवाज आता है उसका, ऐसे अंदर से आवाज आता है उसका खांसते वक्त या ऑल टाइम ऐसे बोले। बट तब तक मतलब ये उरक्षत की ही अवस्था है, बट उसके लिए अलग से चैप्टर दिया है। काश चिकित्सा 16वां चैप्टर है शायद काश चिकित्सा, उसके बाद हिक्का श्वास आता है, तो आगे भी है उसका क्षतज काश का वर्णन, बट पहले क्षतक्षिन का बताया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि फुफ्फुस ये शोणित फेन प्रभाव है, मतलब शोणित के फेन प्रभाव से उत्पन्न होता है और इसके ही द्वारा उसकी उत्पत्ति और क्षय होते रहता है। ठीक है, इस अवयव में स्पंज के जैसे बारीक मतलब छोटे छोटे होल्स रहते हैं। वात पित्त कफ ये तीनों दोषों का संचलन उसमें से हो रहा होता है। ठीक है, होता है। सर्व शरीर में जो अशुद्ध रक्त रहता है वो वात के चलगुण की वजह से हम लोग को शुद्ध हवा यानी क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सप्लाई होता है। कफ के द्रव गुण की वजह से वो भाग सदा आर्द्र रहता है और इसकी वजह से वात की जो गति है उसको बाधा नहीं आती। इसका मतलब क्या है, सिंपल उदाहरण देखो, आप देखो, जब मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप व्यवहार में देखो और पांचोतिक में। व्यवहार में जब तक आप पांचोतिक नहीं पाएंगे, जब तक वहाँ पे कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे, तब तक यहाँ के कंसेप्ट नहीं क्लियर होने वाले। आपको व्यवहार में ही देखना होगा। अभी इसका उदाहरण कैसे, उन्होंने क्या लिखा है कि जब वो सार्द्र रहेगा तब वात की गति अनुलोमित रहेगी, या जो चाहिए सर्कुलेशन एल्वियोलाई टू ब्लड, इसमें जो चाहिए, जो परमेबिलिटी चाहिए वो करेक्ट होगी। इसका मतलब क्या है, आर्द्रता से तो वात का रुद्ध होना चाहिए ना, गलत है या सही? वात का अवरुद्ध होना चाहिए ना सार्द्रता या आर्द्रता की वजह से। होता है क्या फिर? होता है क्या? देखो, श्लक्ष्ण नाम का भी एक गुण रहता है। ठीक है, हृदय, फुफ्फुस और पकड़ के चलिए, जो जिसका काम है, मतलब टेलीफोन ऑपरेटर का नेक स्पाज्म रहेगा या टोसिस रहेगा, ठीक है, आंखों का जो काम कर रहा है वो रहेगा, या जीवा का स्तंभ रहेगा या जीवा की जाड्यता रहेगी। ये जो चीज़ है ना, जो हमेशा जिनकी हलचल रहती है, मूवमेंट रहती है, मूवमेंट ऑर्गन्स या डायनामिक ऑर्गन्स बोलो आप फिलहाल के लिए, या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पकड़ लीजिए, चर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टमक पकड़ लीजिए, ये जितने भी है जहाँ पे हलचल होती है। अब फुफ्फुस और हृदय का प्रॉब्लम क्या है, निरंतर है। हम लोग जीवा को मौन रख सकते हैं, वाणी को मौन रख सकते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये कभी कभार होगा। इसीलिए ये दोनों अवयवों को, खास अवयवों को कफ से सूतराम उरा में रखा है। ये भी लॉजिक लगाना चाहिए ना हम लोग को, कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है और क्यों है, तो चिकित्सा सुलभ हो जाती है। सही है गलत है? तो इसीलिए वो वहाँ पे रखेगा। तो उनका कंटिन्यू सांस लेने के बाद हम लोग और मृत्यु तक उनका कंटिन्यू हलचल रहती है, तो वहाँ पे क्षत होने के चांसेस ज़्यादा है कि नहीं? इसीलिए क्या बोला है, ये शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुस है। और हृदय में तो क्या बोला है, रक्तमेद प्रसादान, सॉरी शोणित कफ मेद प्रसादात है शायद, बट शोणित कफ प्रसादात है 101%। कफ दोष का स्निग्ध गुण वहाँ पे उपयोग में लाया जाता है, और ये कफ दोष का ही स्थान होने की वजह से स्निग्धता हर तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं। और उस अभी हार्ट का पंपिंग नॉर्मल होना है सपोज, और आपको अंदर का पर्किंज फाइबर्स हो या माइट्रल वॉल डिफॉर्मिटी हो
रिगरगिटेशन हो रहा है सपोज, वहाँ से आगे वो जा रहा है पीछे, हाँ, टुडे को क्या रिपोर्ट है, तो इसके समझ क्या, इजेक्शन फैक्टर का मतलब क्या है आपके दृष्टिकोण से, क्या है? वायु की गति है, उसके द्वारा वो विक्षेपित किया जाता है, बराबर, व्यान वायु की ये है। बट व्यान वायु द्वारा रस या रक्त धातु को विक्षेपित करने के बाद मतलब तो क्या होता है, ये सार भाग है ना आर रस का, ये विक्षेपित होने के बाद क्या होता है, सभी धातुओं को पोषण मिलने लगता है, खासकर से रस और रक्त। इसका मतलब क्या है, एट ए टाइम वो जाने चाहिए, युगपत शब्द आता है देखो संहिताओं में, युगपत मतलब एट ए टाइम सब जगह पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। अभी मेरे पास जो पेशेंट है टाकायासुकी, पल्सलेस डिसीज बोलते हैं उसको, ठीक है। अब उसका हम लोग ने ट्रीटमेंट है, मिराक्युलस रिजल्ट आया 1 हफ्ते में, उसने दवा बंद कर दी घबरा के। अब उसको 9 जुलाई की शादी है, तो शादी भी नहीं करने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी बंदी, अब शादी है उसको 9 जुलाई। तो ये हम लोग व्यान वायु के ऊपर उसका कर्म मतलब ये स्निग्धता प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे मेरा प्रिस्क्रिप्शन है तो मैं भेज देता हूँ आपको, महामंजिष्ठादि काढ़ा विद्रुम किट, और यही ट्रीटमेंट शुआ बस। बट बताना क्या है मुझे, ठेवला होता का? बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, तभी जाके ये 2 इंद्रिय मतलब 2 अवयव या 2 ऑर्गन्स एक्टिवली काम करेंगे, क्योंकि उनकी हलचल इतनी ज़्यादा रहती है थ्रू आउट आर लाइफ कि उनमें थोड़ी भी रुक्षता आ गई ना तो लेने के देने पड़ जाते हैं। मतलब नॉर्मल वातज कास्ट से, नॉर्मल यानी वातज कास्ट से लेकर रुद्रोक तक संप्रप्ति जा सकती है, ये ध्यान में दोनों का। तो हाँ मैं ये बता रहा था, जब विक्षेपण होता है तब जैसे विक्षेपण होता है तब आपको पल्स फील होती है ना, पल्स के थ्रू आप या नाड़ी परीक्षण के बाद आपको पता लगता है, या पल्स पकड़ लो कि ना इसकी गति कितनी है हृदय की, ये कैसे समझेगा आपको, पल्स लेंगे तब ना, पल्स रेट, करेक्ट। तो पल्स रेट ये करने के बाद इसका मतलब यहाँ से जो पंप हो रहा है वो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, फीबल रहेगी तो पेशेंट को थोड़ा सा और ये करके देखते हैं, प्रेस करके देखते हैं। इसका मतलब हर बार व्यान वायु में ही प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं, व्यान वायु का कर्म कब अच्छा होगा, अगर उत्पत्ति अच्छी है तो व्यान वायु का कर्म कब अच्छा होगा, जब फ्रिक्शनलेस रोड उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ये जो लाइन है ना, इसके लिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि कफ के द्रव गुण की वजह से वो भाग, जो भाग है आपका, वो सदा आर्द्रता होने की वजह से वात के वहन मतलब क्या बोलते हैं, वात के चल गुण को बाधा नहीं आती। तो कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है पहली बार अगर पढ़ेंगे तो, कि यार द्रवता भी है और वात का चल गुण भी बता रहे। तो BMW जब हम लोग मुंबई पुणे रोड पे चलाएंगे तो इट विल मतलब वो हाईवे या जो एक्सप्रेस वे है वो तुरंत क्रॉस कर लेगी विदिन आवर, विदिन 1.5 आवर। बट वही आपका इंजन खराब है या बहुत गाड़ी बहुत पुरानी है, ठीक है, और रास्ते में गड्ढे हैं, पकड़ लो, गाड़ी तो अच्छी है BMW कार ही है बट रास्ते में गड्ढे, तो वो स्पीड से जाएगी क्या कार, नहीं ना, ठीक है। तो वो है बात कि वो फ्रिक्शनलेस रोड व्यान वायु में से आकाश महाभूत प्रदान करता है, और यहाँ पे कफदोष में से आप महाभूत प्रदान करेगा। विलक्षणता जब तक नहीं रहेगी तब तक आपका वायु वहन करेगा ही नहीं, ठीक है। देखो बोलते वक्त क्या बोलते हैं, वात को जो जीतता है ना वही वैद्य श्रेष्ठ है, ठीक है। चरक में भी ये कोट आया है, शायद सिद्धिस्थान में आया है, बराबर। और वाग्भट्टाचार्य जी का मुझे रेफरेंस नहीं पता है बट उन्होंने भी कहा है कि वात को जीतने वाला वैद्य श्रेष्ठ है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम व्हाट चरक इज सेइंग, वो क्या कहते हैं, सर्व स्नेह सारो अयम पुरुषा, स्रोतस कल्पना है, आशय है, ये तो बन ही नहीं सकती उत्पत्ति के सिवाय। मतलब आकाश महाभूत का आकाश का अवकाश भी चाहिए और ऊपर से वो सार्द्र चाहिए, मतलब आकाश का श्लक्षण गुण और आप महाभूत का द्रव गुण, ये मदद करता है उनको, तभी ये वात की गति एकदम बराबर होगी और तभी जाके डिसीजेस ये मिलते हैं। अब जो पेशेंट था गैंग्रीन का, ठीक है, उसमें ये था मतलब अस्थि तक गया था, वो एम्प्यूट करना पड़ा, मतलब अस्थि भी सड़ गई थी, पूजन धातुपा का अवस्था है। कीमोथेरेपी का उसका टेस्टिकुलर कार्सिनोमा है,
ठीक है। एक टेस्टिस राइट साइड का टेस्टिस रिमूव किया, लेफ्ट साइड का है, ठीक है। कीमो का साइड इफेक्ट उसको ये बेटा क्या, पेटेंसी उसकी कम हो गई कॉमन इलियक आर्टरी की, और फिर नीचे नीचे सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी, डॉर्सल पेडालिस वगैरह सब आर्टरीज में ये हो गया। तो उन्होंने वहां से ओपन किया, बट नीचे तो प्रॉब्लम आ गया ना उसको, तो कोथा अवस्था आ गई। फिर बाद में वो पेशेंट अपने पास अप्रोच हुआ था। ऐसा बताने की क्या है कि वहाँ पे वो वहन में जैसे ही व्यत्यय आया, तो वहाँ पे रक्त धातु ने जीवन कर्म बताया क्या आपका? नहीं बताया। नेक्रोसिस मतलब क्या? रक्त धातु का जीवन कर्म का नाश होना, नेक्रोसिस मतलब। या आपको नेक्रोस अस्थेनोस्पर्मिया बोलते हैं शायद इसको, या नेक्रोस्पर्मिया है। नेक्रोस्पर्मिया अगर दिखता है, बदबू जिसमें आता है शुक्र धातु में, मैंने लास्ट में भी कहा था, तो वो भी वही लक्षण है। शुक्र धातु निर्मित के लिए जो रक्त धातु का ये है कंपोनेंट है, उसको शुक्र को भी एक पोषण प्रोवाइड करना वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो नेक्रोसिस वहाँ पे भी, तो एक दूसरे मतलब ये कर्म मतलब ये इंडिविजुअल नहीं है, एक दूसरे को साथ में लेकर करते हैं, तब शरीर का धारण होता है। ऐसे होगा क्या कि सिर्फ आपका रक्त इति जीव स्थिति बोला है, चलो ठीक है, कि रक्त धातु के बिना जीवन असंभव है। मतलब ये वेटेज ऑब्वियसली सुश्रुताचार्य जी ने दिया है, शोणित वर्ण नहीं आते हैं, सुश्रुत सूत्र 14। बट जीवन कर्म के साथ साथ प्रीणन दिखता है, लेपन दिखता है। मतलब आगे रक्त धातु ने कुछ प्रोवाइड किया ही नहीं। हर लेवल पे जाते कि नहीं रक्त धातु, तो आपको क्षय दिखेगा, तुरंत आदमी मरेगा क्या? मतलब शुक्र क्षय हो गया तो एक अवस्था के बाद मरेगा, वो मरेगा जरूर, बट रक्त धातु क्षय हो गया तो मरेगा, जल्दी मरेगा। फिर वो मर्म चिकित्सा वगैरह, मर्म में भी ये बताया है। मैडम और हम लोग ने डिसाइड किया था कि मर्म और हम लोग ये करेंगे, या पांचोती क्योंकि दिया है वहाँ पे संगठन सद्य प्राणहर, कालांतर प्राणहर, उसमें भी पांचोती का है। तो ऐसे आपको सोचना है। तो इन दी एंड व्हाट आई सपोज टू टेल यू कि जो भी बात का वहन है उसके लिए लक्षण गुण या आर्द्रता वहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं होती है तभी पेशेंट स्पाज्म में जाते हैं, तभी टोसिस होता है, तभी टॉन्सिलाइटिस भी दिख सकता है, तभी मैकस डायवर्टिकुलम भी दिख सकता है, तभी वॉल्वोलस भी दिख सकता है। ओके, एनीथिंग कैन बी सेम। ओके, अभी देखते हैं आगे। अब द्रव गुण के अलावा कफ का कोई भी गुण बढ़ने के बाद प्राण और उदान, कोई भी गुण बढ़ा कफ दोष का द्रव गुण के अलावा, तो प्राण और उदान वायु की गति को बाधा आती है और दूसरे डेवलप होने लगते हैं। कफ का द्रवत्व और वायु का चलत्व, इसकी वजह से रक्त का शुद्धिकरण अच्छे से होता है, ये हमेशा ठीक है। अगर इन्होंने ये, इसका मतलब क्या है कि प्राण और उदान की गति को बाधा नहीं आएगी, प्राण और उदान की गति को बाधा कब नहीं आएगी? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, कारण कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा था। तो हाँ, तो प्राण वायु का पांचदिक संगठन है, वायु प्लस आप महाभूत, उदान का है वायु प्लस तेज महाभूत। तो वायु महाभूत वहां पे है। अब लड़ाई और झगड़ा किस में होने वाला है? तेज और आप में, और ऑपोजिट एकदम नेचर के हैं दोनों महाभूत। तो उसमें समता बनाए रखने के लिए आपको नेक टू नेक बैलेंस रहता है। जैसे मैं यह हमेशा एक सेंटेंस यूज करता हूँ कि कफ दोष का स्निग्ध गुण और वायु महाभूत का रुक्ष गुण, ये नेक टू नेक चलेगा, तभी वहाँ पे कोई और संपत्ति नहीं होगी। अगर द्रवगुण बढ़ता है ज़्यादा कफ दोष का तो प्लूरेसी जैसे लक्षण दिखेंगे आपको, ठीक है। अगर रुक्षता ज़्यादा बढ़ती है तो उरक्षत राजयक्ष्मण है, तो इसके जैसे गुण दिखते हैं। हनीकॉम्ब अपीयरेंसेस किंवा आपका सीओपीडी, रुक्षता बढ़ती है क्योंकि स्टैन कफ हो जाता है वहाँ पे। या अभी बीच में आया था कोविड के बाद हनीकॉम्ब अपीयरेंसेस, है ना, ये सब रुक्ष गुण अगर बढ़ेगा तो दिखेंगे।
और इसमें एमआरआई में चेंजेस नहीं आता है, सॉरी सीटी स्कैन में हम लोग ने ये करके देख चुके हैं। अब क्लिनिकली पेशेंट रिलीव थी, बीडीएस डॉक्टर थी वो, बट उसको एमआरआई क्या सॉरी सीटी स्कैन के ऊपर फर्क चाहिए था, उसने ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू की बाद में लंग फाइब्रोसिस, करेक्ट, ठीक है। तो ये मतलब अगर ये आर्द्रता सुनियंत्रित नहीं रहेगी और वायु का रुक्ष गुण सुनियंत्रित नहीं रहेगा तो अलग अलग संप्राप्तियां आपको संतर्पणात्मक या अपतर्पणात्मक संप्राप्ति दिखेगी, ठीक है। सृष्टि में वापरे आता है ये सृष्टि के जैसे ही मनुष्य जो प्राणी है वो खुद का आरोग्य अबाधित रखने के लिए आधिदैविक और आदि भौतिक आपत्तियों को फेस करते हुए या मतलब उसको फेस करता है। और ये जब उसकी इम्यूनिटी कम होती है, सॉरी इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए उसको हर धातु को और अवयव जितने भी है उनको योग्य पोषण मिलना ही चाहिए, ठीक है, यानी नरिशमेंट होनी चाहिए। लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से धातु बहुत ही ज़्यादा दुर्बल होकर बाकी जो अवयव उनके ऊपर डिपेंडेंट है या जिनका पांच संगठन है वहाँ पे धातु और रक्त इसका, तो उनको भी बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। जैसे नदी में अगर उगम स्थान में ही कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आगे तो नदी जा ही नहीं पाएगी, मतलब नदी से नहर तक ये नहर उत्पन्न होगी नहीं, पूरा वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ही शरीर के ऊपर भी अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन हुआ तो सभी धातुओं के ऊपर और अवयवों के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और शरीर की साम्यावस्था मजबूत बनाने के लिए 3 दोष सप्त धातु और मल ये समस्थिति में होने चाहिए। जैसे हम लोग ने सुश्रित की जो डेफिनेशन है स्वस्थ की, सेम वही डेफिनेशन है, ठीक है। और ये परंतु इस सभी में भी रक्त को ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड, फुफ्फुस इनका संरक्षण और वर्धन रक्त धातु की वजह से ही होता है। ये सभी शरीर में प्रधान अवयव हैं, शरीर में से प्रधान अवयव हैं 4। पहले 3 अवयवों को साक्षात रक्त धातु से पोषण मिलता है और विशेष संप्राप्ति से रक्त धातु के ऊपर परिणाम होकर उसकी शरीर में जो भी अवयव है उनका भी पोषण यानी न्यूट्रिशन नरिशमेंट देने की ताकत जब भी कम हो जाती है तब उसको विकृत स्वरूप आने का चांसेस ज़्यादा रहता है, मतलब अवयवों का पोषण नहीं हो पाता है रक्त धातु, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला अभी यकृत, प्लीहा, मूत्रपिंड और फुफ्फुस, तो शोणित फेन प्रभावात फुफ्फुसः रक्तमेद प्रसादात वृक्कौ और यकृत, प्लीहा, शोणितज, मतलब मेन जो है यकृत और प्लीहा डायरेक्टली रक्त धातु से निर्माण होते हैं, शोणित फेन से फुफ्फुस निर्माण होते हैं, और रक्त धातु के साथ जब मेद धातु का टॉप क्वालिटी मटेरियल आता है तब जाके या मॉलिक्यूल्स आते हैं तब जाके वृक्क तैयार होता है, ओके। तो इस प्रकार फुफ्फुस की पोषण की जो अवस्था है वह ऐसे बहुत सीधे सीधे नहीं है जैसे यकृत, प्लीहा और मूत्रपिंड के, ठीक है। जैसे हम लोग मलाई निकालते हैं दूध से और सॉरी जब हम लोग दूध से जब ये तक्र बनाते हैं और तक्र के बाद जब नवनीत यानी मक्खन निकलता है तब जाके वो विशेष इंद्रियों का पोषण करता है। ये मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था, दूध से रस धातु, दही से रक्त धातु, बाद में तक्र से मांस धातु, बाद में काय आहे वाचून पुढे दूध, दही, तक्र से नवनीत, हाँ घृत, हाँ घृत से क्या नाही, घृत मज्जा आम्ही मक्खन लोण्यापासून आपण तयार करतो ना तूप ॲक्च्युली, तर मेद मक्खन, ठीक है। और फिर आगे क्या है, अभी आगे नेक्स्ट कुछ नहीं है ना, इसका पोषण होगा तो सद्य शुक्र पय कराम ऐसा बोला है, मतलब दूध के ऊपर ही आएगा फाइनल। तो ये ऐसा गामी तो है हाँ, क्योंकि कामला में भी कुछ दवाइयाँ दही से देने के लिए बोली है, ध्यान में रखो। और ताम्र शोधन, ताम्र भस्म का परीक्षण दही में डाल के ही करते हैं, ध्यान में रखो। अगर उसमें ग्रीनिश कलर नहीं आता है
फिर वो भस्म बराबर हो गया है। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अभी ये थोड़ा जो मैंने कॉफी का उदाहरण दिया ना वही आप याद रखो। मैं अभी देखता हूँ इसका ट्रांसलेशन हिंदी में कैसे होता है। मतलब रक्त धातु की जो लहरें हैं वो फुफ्फुस के आने के पश्चात उनसे उत्पन्न होने वाले फेनिल द्रव्य से फुफ्फुस का वर्धन होता है। रक्त अगर टॉप क्वालिटी नहीं रहेगा, तब रक्त अगर कोई भी कारण से अगर टॉप क्वालिटी नहीं रहेगा या कोई व्याधि का अगर उसके ऊपर प्रभाव आएगा, तो वो अपने प्रकृति धर्म में नहीं आता। मतलब क्या, जो प्रकृतिस्थ रक्त धातु, प्रकृतिस्थ मतलब जो रक्त धातु नॉर्मल है, विच इज हैविंग नो एबनॉर्मेलिटी, तो वो रक्त धातु सभी अवयवों का पोषण करेगा। परंतु ऐसे लैक ऑफ या बैड क्वालिटी रक्त धातु की वजह से अगर फेनिल द्रव्य की उत्पत्ति कम होने जब लगती है, फेनिल द्रव्य यानी फेस पता है ना आपको, सोप से जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, फेस ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोम। अगर फोम अगर कम आता है सपोज ऐसे बैड क्वालिटी ऑफ रक्त धातु की वजह से, तब शोणित फेनल प्रभावित फुफ्फुस इसके ऊपर परिणाम हो जाता है। तो फुफ्फुस का वर्धन और नरिशमेंट बराबर नहीं होगा और व्याधि प्रभाव के अनुसार फुफ्फुस के ऊपर कृष्ण छाया आने लगती है। अभी समझा क्या, ये किस में लक्षण है पता है क्या, मूत्रपिंड दुष्टि है ना, सॉरी यकृत दुष्टि में है। ये एक मिनट है, आपको ये करके देता हूँ, शायद मेरे ख्याल से मूत्रपिंड दुष्टि में ही है। हाँ, पेज नंबर 352 निकाल, 352 उसमें देखो 32 नंबर का लक्षण देखो। आपका नया है क्या बुक? मेरा पुराना है, 2014 का है। मतलब ये यकृत क्रिया मूत्रपिंड, ये जो चैप्टर है, अध्याय है, उसमें उन्होंने बताया है। देखो तो उसके ऊपर क्या लिखा है कि फुफ्फुस के ऊपर कृष्ण छाया आ जाती है। मतलब किसके ऊपर? एक्सरे के ऊपर दिखेगी आपको, ये ध्यान में रखना। एक्सरे के ऊपर, इस इधर नहीं दिखेगा आपको काला काला कुछ, स्किन के ऊपर नहीं दिखेगा, एक्सरे में दिखेगा। हाँ ठीक है, मतलब ये मूत्रपिंड दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है ये लक्षण। इसके लिए शुभ बोला था मैंने बीच में, स्टार्टिंग ऑफ द, बीच में नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द व्याख्या, ये चर्चा सत्र के। ठीक है, ये छाया फुफ्फुस के ऊपर, एक्सरे के ऊपर जो ये दिखता है, कृष्ण छाया दिखती है, वो छाया मतलब उरक्षत होता है, ये उसका सिंबल है। ठीक है, अब आते हैं उसके ऊपर। देखो नीचे है ही जीर्ण ज्वर, मूत्रपिंड की विकृति और अपने बल मतलब साहस। इन जीर्ण ज्वर, मूत्रपिंड की विकृति और साहस ऐसे रोगियों में ऊपर जैसे बताया वैसे दिखता है। जीर्ण ज्वर के रोगी में साक्षात क्षत यानी जख्म दिखती है। ठीक है, एक्सरे के ऊपर, हाँ, मूत्रपिंड की वजह से फुफ्फुस के कुछ प्रदेश के ऊपर कृष्ण छाया दिखाई देती है। और तीसरा रुग्ण ये गांव में रहता था और रुग्णोपयोगी यानी जो एम्बुलेंस या जो उपचार उसको मिलने चाहिए थे उसके अभाव की वजह से, ठीक है, उसके अभाव की वजह से जो उसमें जो क्षत हुआ था उसका लक्षण मतलब एक्सरे के ऊपर नहीं दिखा, परंतु सदर रुग्ण अशक्त यानी वीक होने की वजह से और परिस्थिति की वजह से, मतलब मजदूरी के काम की करने की वजह से उसे वहीं पे ये हेमेटाइसिस हुआ था। मतलब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, रक्त धातु की उलटी बोलायला चांगलं नाही वाटत, खून छर्दी हुई थी, रक्त छर्दी, हाँ, सरक्त छर्दी ये लक्षण दिखा था। ठीक है, तो ये अभी हर एक रीजन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, जीर्ण ज्वर, तीन लक्षण देखे ना हम लोग, तीन हेतु देखे, एक जीर्ण ज्वर, मूत्रपिंड की विकृति और तीसरा साहस। ठीक है, तो जीर्ण ज्वर के बारे में अभी देखते हैं। इसमें शरीर में दोष धातु और मल ये विकृत रहते हैं। जीर्ण ज्वर का डेफिनेशन क्या है? किसने बोला है जीर्ण ज्वर?
मैंने नहीं कहा है। जीर्ण ज्वर चक्रपाणी ने उसके डेफिनेशन बोला है, क्या है, क्योंकि घृत या पय देने के लिए बोलते हैं। अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट शायद दूध रहेगा जीर्ण ज्वर में। तो जीर्ण ज्वर यानी त्रिसप्ताह ज्वर, जिसको 3 सप्ताह हो चुके हैं या उसके ऊपर, उसको जीर्ण ज्वर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देखो, और साध्य साध्य तो पता है ना आपको, रक्त धातु सॉरी ज्वर का हो, वात व्याधि का हो या इसका हो, कुष्ठ का, इसमें क्या दिखता है, साध्य साध्य तो बताते हैं। तो धातुगत अवस्था ये तीनों डिसीज में रहती है, किसमें, ज्वर, वात व्याधि और कुष्ठ, ये धातुगत अवस्था वाले हैं। तो ज्वर के बारे में आपने देखा रहेगा कि रस रक्त मांस ये सुख साध्य है, मेद और मेद धातु ये कृच्छ साध्य है, मेदगत ज्वर, और फिर मज्जा शुक्र ये असाध्य बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उत्तर उत्तर धातु में जब वो ज्वर जाता है तब जो सिम्टम्स डेवलप होता है उसके अनुसार उसके सिम्टम्स भी बताए चरक चिकित्सा स्थान 3 में। तो बताना क्या है मुझे, जीर्ण ज्वर ये 21 दिन होने के बाद वाला ज्वर बोला है, ये क्लासिकल डेफिनेशन है। ठीक है, और ये पेशेंट पहचानेंगे कैसे आप जीर्ण ज्वर के, रिपीटेड पैरासीटामोल जो खाते हैं। ठीक है, जैसे पेशेंट बोलता है, मतलब महाराष्ट्र में कैसा बोलता है, कसं तरी वाटतंय डॉक्टर, तो ये ज्वर का पूर्व रूप में रहता है पेशेंट, मतलब कुछ तो सही नहीं लग रहा है, ऐसे बोलते रहेंगे आपके नॉर्थ में। हाँ आयुष जी ऐसा बताता है ना पेशेंट, अरे कुछ तो हुआ है समझ में नहीं आ रहा है, फीवरिश लग रहा है, फीवर आया नहीं रहता उसको बट फीवरिश लग रहा है, तो जो तो पैरासीटामोल लेकर दबाते हैं लोग। ठीक है, फिर वो लीन दोष हो जाता है, जैसे उनको मौका मिलता है फिर से वो अपना सर निकालता है। ठीक है, यह प्रकोप दोष प्रकोप होता है। इसके लिए पुनरावर्तक ज्वर का काढ़ा ये एंड में दिया है चरकाचार्य जी। ठीक है, 6 कंटेंट है शायद, 5 या 6 कंटेंट उसमें। तो हाँ, तो ये बता रहा। अब पहला अभी धातु उत्पत्ति बताइए मुझे, कितने कितने दिन में होता है, कौन कौन सा धातु, चरक और सुश्रुताचार्य जी। एक ने तो 7 दिन में 7 धातु तैयार होते हैं ऐसे बोला है। ठीक है, और दूसरे ने क्या बोला, शायद सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि पहले दिन। ठीक है, रक्त धातु 6 मतलब दूसरे दिन तैयार होना स्टार्ट हो जाता है, बट सेकेंड साइकिल में आता है, ऐसा 35 दिन का बताया ना शायद, है ना, 35 दिन का बताया शायद। तो अब अपना कितना हो गया, 21 दिन का है। ये शीतल हाँ सर, मला एक सांग, पहिल्या दिवशी रसधातू सांगितलं की पहिल्याला पण 5 दिवस लागतात, 35 दिवस सांगितलं. पहिल्या दिवशी आहार रसानंतर लगेचच. हाँ, दुसऱ्याला मग 6 दिवसांमध्ये तैयार होतो ना रक्तगत. हाँ तो देखो अभी थोड़ा ये देखो उसका कोरिलेशन। पहले दिन दोनों ने पहले दिन रस धातु तैयार होता है आहार रस के उत्पत्ति के बाद, ऐसा बोला बराबर। एक मिनट पहले दिन रस धातु, फिर बाद में अभी हम लोग थोड़ा सुश्रुताचार्य जी के ओपिनियन के थ्रू जाएंगे। दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन से 5वें दिन तक रक्त धातु तैयार, 7वें दिन से लेकर 12वें दिन तक क्या हो गया, मांस धातु बराबर। 13 to 18 कौन सा है, मेद बराबर, और 19 to 24 ये क्या हो गया ये अस्थि बराबर। मतलब जीर्ण ज्वर यानी हम लोग समवट अस्थिगत अवस्था आ चुकी है, अभी अस्थि तक वो ज्वर गया है ऐसे समझना। अब रहे कौन से, फिर मज्जा और शुक्र रहेगा फिर, तो ये डिफिकल्ट है कि नहीं ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके लिए क्या बोलते हैं, जीर्ण ज्वर में मेदक्षय बोला है उन्होंने, अस्थिक्षय कभी बोला है क्या, और जीर्ण ज्वर में ही मेदक्षय में प्लेह वृद्धि बताई है, वो बहुत बार मैं बोल चुका हूँ ये प्लेटफॉर्म के ऊपर। अस्थि धातु के ऊपर क्या परिणाम होगा, जिसमें स्निग्धता रहेगी उसके ऊपर जल्दी परिणाम होगा, वो तो वैसे भी खर गुणात्मक है अस्थि, सही है, तो वैसे भी खर गुणात्मक है करेक्ट।
और ऊपर से ये मेद धातु तक जब प्रॉब्लम आता है तब उसके ऊपर विशेषता दिखता है, क्योंकि ये स्नेहन कर्म करता है और स्नेहन कर्म का नाश हो जाता है जीर्ण ज्वर में, इसीलिए ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग रहती है उसकी कंपेयर टू तरुण ज्वर। फिर ये लंघनम स्वेदनम कालो यवागुस तिक्तको ज्वरा, ये नहीं चलता सूत्र वहाँ पे, उसमें विशेष संप्राप्ति लगती है और आपको रुक रुक के ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और यहाँ पे वरांगक देना पड़ता है, क्योंकि जीर्ण ज्वर में प्लिया वृद्धि मतलब प्लिया में घनता बढ़ जाती है, जो टॉक्सिन्स है वो बढ़ने लगते हैं, और रक्त मेद प्रसाद तो रुक को बोला है, करेक्ट। तो मेद का तो क्षय हो गया, इसका मतलब वहाँ पे सैचुरेशन आ गया बोथ द किडनीज, करेक्ट। तो वो सैचुरेशन बढ़ने के बाद वो कहाँ पे गए, मेन सीट ऑफ रक्त धातु कहाँ पे, प्लिया में। वो रक्त धातु प्लिया का घर है, सॉरी प्लिया ये रक्त धातु का घर है, करेक्ट। मतलब मेन वो उसका लोकेशन है मेन, ठीक है। अब वो वहाँ पे जब विजातीय घटक ऐसे वर्ड यूज किया, हम लोग टॉक्सिन्स बोलेंगे आज के ज़माने में, तो वहाँ पे टॉक्सिन्स जो फिल्टर आउट होने चाहिए थे, अभी वो क्या हो रहा है, वहाँ पे जा रहे हैं। अभी फिल्ट्रेशन किसका काम है, समान वायु का, मतलब समान वायु गया, फंक्शन गया उसका, अन्नम गृह्णति पचति विवेचति, डीप जा रहे हैं हम लोग को। अब वहाँ पे वो आगे गए, प्लिया में संचित होने लगे टॉक्सिन, तो प्लिया का भी एक सैचुरेशन रहता है, तो प्लिया में संचिति ज़्यादा होने की वजह से प्लिया वृद्धि दिखती है। अब कुछ ज्येष्ठ वैद्य कहते हैं कि जीर्ण ज्वर में पेशेंट बहुत दुबला हो जाता है, इसके लिए प्लिया ऊपर आती है, गलत है वो। मतलब अभी के लिए मेरे 7 साल के नॉलेज से मेरे को तो ये बात सही नहीं लग रही, लॉजिकल नहीं लग रहा। पांचोतिक एक्सप्लेनेशन इज मोर सुटेबल राइट नाउ। हाँ, अभी शायद उनकी बात भी सही हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज्येष्ठ वैद्य है, वही कुछ चरक संहिता पढ़ाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दुर्बल होने की वजह से प्लिया वृद्धि, वैसे तो फिर हर अवयव आना चाहिए ना, ठीक है। वो रेट्रोपेरिटोनियल है तो किडनीज भी दिखनी चाहिए ऊपर, वो भी रेट्रोपेरिटोनियल है, सही है। तो जीर्ण ज्वर में हम लोग देख रहे हैं अभी उरक्षत, क्या देख रहे हैं, तो ये यहाँ तक अस्थि तक तो ऑलरेडी हो चुका है प्रॉब्लम, इसका मतलब अभी अस्थि धातु तक ये प्रॉब्लम हुआ, तो आगे भी होने ही वाला है उसको, ठीक है। मतलब क्योंकि हम लोग क्या बराबर 21 दिन के बाद पेशेंट नहीं आने वाला आपके पास तो 2-3 महीने। हम लोग जब पूछते हैं उसको तो वो बताते हैं हाँ सीजन जब चेंज होता है डॉक्टर, वो तो फीवर आता ही है ना सबको, ऐसा बोलता हूँ। उसके लिए सब चीज़ें नॉर्मल रहती है, ठीक है। पहले मैं ये चीज़ों को रिस्पॉन्ड करता था उसको, अरे ऐसा नहीं रहता, बताने का नहीं कुछ, जो काम का है उतना बताओ और भगाओ। हाँ, जो काम का है उतना बताने का, उसको पानी वगैरह के ऊपर लेक्चर देने का हम लोग संप्राप्त, मेरे को पहले बहुत गंदी आदत थी संप्राप्तियाँ समझाने की, अब उसको समझता नहीं है, हम लोग फालतू में पीछे पड़े रहते हैं उसके, वो मत करो आप भी। अभी आते हैं फिर से जीर्ण ज्वर में हम लोग देख रहे हैं उरक्षत, तो इसमें दोष धातु और मलीय विकृत रहते हैं। इसके अलावा प्लिया का तो संबंध आता ही है, इस संबंध से यकृत और मूत्रपिंड के ऊपर इसका कुछ अवधि के बाद परिणाम दिखाई देता है। सिर्फ ज्वर आने के बाद उरक्षत जैसे विकृति उत्पन्न नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे हम लोग दूध में शक्कर मिलाने के बाद शक्कर को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग जीर्ण ज्वर में बीज रक्त धातु परिपूर्ण व्याप्त होने के बाद बीज रक्त धातु परिपूर्ण व्याप्त हो जाता है। मतलब क्या कि उसका जो क्वालिटी ऑफ ब्लड है, ओके, वो कम हो जाता है, और सभी शरीर में मतलब हर धातु को या स्रोतस को या रक्त इति जीव स्थिति जीवन कर्म करना है उसको, बट अगर वही बराबर नहीं रहेगा तो बाकी के धातुओं के ऊपर भी परिणाम होता है। क्योंकि भले वो ज्वर में रसानुग संप्राप्ति है, मेरे को श्लोक नहीं याद रहता, बट रसानुग ये शब्द है कि वो शरीर में जाता है, तो वो जाता है तो यकृत प्लिया के ऊपर अफेक्ट करेगा ही वो, ठीक है। रस धातु बताया ना ज्वर में, और उसके पहले जब पोषण होने लगता है जीर्ण ज्वर, मतलब ये सभी धातुओं में लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से या जीर्णता होने की वजह से प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो रक्त धातु प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। तो ज्वर का जीर्ण ज्वर होने के लिए कुछ अवधि लगता है जो 3 सप्ताह है। वो होते वक्त अगर उसकी उपेक्षा हो गई तो ज्वर का जो बीज है यानी उष्ण गुण, ठीक है,
ज्वर का जो उष्ण गुण है वो डीप जा सकता है, इसका मतलब वो धातुगत अवस्था बता रहा है। ठीक है, मराठी में इधर लिखा है की ज्वर का जो बीज आहे, ज्वराचे बीज धातूमध्ये अभ्यंतरी खोलपर्यंत जाऊ शकते। ठीक है, ज्वर यानी तेज महाभूत के विकृत स्वरूप। बट ज्वर में दोष दृष्टि किसकी रहती है, सॉरी कौन कल्प्रिट रहता है महाभूतों में? आयुष जी, ज्वर में कौन रहता है कल्प्रिट? अंजलि मॅडम कोण असतं मेन कल्प्रिट? कोण आहे? आम कफ. थांबा, तुम्हाला नाही विचारलं, मला माहिती आहे तुम्हाला. अहो तुम्ही मंजिरी मॅडम म्हणले म्हणून मी बोललो. मंजिरी बोला का? अंजली बोल रहा है। पृथ्वी आप. हाँ, पृथ्वी आप रहता है ना, करेक्ट। मेन वो है, उसका अवरोध होने की वजह से ज्वरोष्मा आता है, वो हम लोग देख चुके हैं, अभी रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ज्वर मतलब तेज महाभूत का विकृत स्वरूप। वो आमाशय से विकृति उत्पन्न करके अपनी व्याप्ति बढ़ाकर रक्त धातु तक जाता है। लिया ये रक्त का स्थान होने की वजह से रक्त धातु के ऊपर परिणाम होना ये अपरिहार्य है, मतलब इट्स नॉट ऑप्शनल। ठीक है, उसके ऊपर परिणाम होना ही है, मतलब प्लिया के ऊपर परिणाम होगा। अग्नि मान लीजिए पहले से दिखता है और पचन संस्था का मूलभूत आधार जो अग्नि वही विकृत हो जाता है, और उसकी विकृति की वजह से उसके ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं वो सभी धात्वाग्नि, बाद में पंचभौतिक अग्नि, इनमें विकृत स्वरूप आ जाता है। अग्नि को संदुक्षण करने वाला उसका बेस्ट फ्रेंड वायु भी विकृत हो जाता है। इसकी वजह से पूरी पचन संस्था ही विकृत होकर अन्न का विभाजन यानी समान वायु का विभाजन कर्म, ये बराबर विवेचन कर्म बराबर नहीं हो पाता। जो भी आहार जाएगा उसके ऊपर होने वाले संस्कार ये विकृत स्वरूप के हो जाते हैं। इस वजह से आंत्र में से सार भाग जो बनता है वो बराबर नहीं बन पाता, और शरीर का जो भी ये है प्रवृत्ति है शरीर की, वो किट्ट भाग निर्माण करने में यानी डेवलप करने में चली जाती है। सार भाग का पोषण कम होने की वजह से शरीर में रुक्ष गुण बढ़ जाता है। धातुओं का पोषण, धातु के पोषण मतलब नरिशमेंट होने, अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि धातुओं का पोषण होना चाहिए और उस उपचय और अपचय ये दोनों होना होता है, बट अभी सार भाग मिल ही नहीं रहा है उनको, तो धातुओं की उत्पत्ति भी अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, और उनका अपचय होते रहता है। रक्त धातु का पोषण भी कम हो जाता है, ज्वरोष्मा की वजह से वो तप्त हो जाता है। कौन? रक्त धातु, मतलब विदग्ध रक्त धातु, उसका सार भाग भी कम हो जाता है, और ज्वरोष्मा में सातत्य होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दग्ध हो जाता है, और वो शरीर में पूरी शरीर में घूमता रहता है। वो विदग्ध रक्त धातु जो कामला की संप्राप्ति पे भी हम लोग ने देखा था, और वही विदग्ध रक्त धातु द्वारा इस जो सभी इंद्रिय हैं या अवयव है उनका पोषण होता है। ओके, और वही सारहीन रक्त जब फुफ्फुस के लिए फुफ्फुस के पास प्यूरिफिकेशन के लिए आता है, तब अपने दाहक गुणों की वजह से यानी उष्ण गुण की वजह से फुफ्फुस को दुर्बल करता है। और जो अभी देखो समंदर में फेनोद्गम कब होता है या फोम कब आता है? आपने देखा है व्हाइट फोम आता है ना, जब वो कोलाइड होता है तभी होता है कि नहीं? समंदर में लहरें जब एंड में आती है और उसको स्लोप ऐसे मिलता है, बट वो स्लोप जब मैक्सिमम स्लोप का जो रहेगा पॉइंट, अपर पॉइंट, जब वहाँ पे वो आती है तब जाके फेनोद्गम होता है। करेक्ट, एंड प्रोडक्ट तो वही रहता है ना, फोम, और फिर वो शांत हो जाती है। यस और नो? वहाँ से तो ऐसे ऐसे हम लोग को दिखता है वेवी, बट एंड में हम लोग को फोम दिखता है। वैसे ही जब ये रक्त धातु की जो लहरें हैं वो फुफ्फुस की तरफ कोलाइड करने के बाद उसमें ही विस्कोसिटी कम है या सारता कम है, तो क्या कोलिजन करके वो फेनोद्गम करेंगे। ठीक है, ऐसे तो ऐसी इस वजह से वजह से या सोमकुंड का प्राधान्य कम होने की वजह से मूलतः कपस्थान में रहने वाले फुफ्फुस को नरिशमेंट नहीं मिलने की वजह से वहाँ की साम्य अवस्था बिगड़ जाती है। वायु, ये योग वायु होने की वजह से ज्वर के रुक्षता की वजह से वो भी उष्ण स्वरूप धारण कर फुफ्फुस में से संचार करता है, और ऐसी स्थिति में जो भी फ्रेजाइल जो हो जाते हैं फुफ्फुस, उनको बराबर एक पोषण नहीं मिलने की वजह से व्याधि दर्शन की कृष्ण छाया पड़कर उरक्षत
होने जैसी अवस्था निर्माण हो जाए। जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा वो शैलेश सर जी का एक्सप्लेनेशन था, क्योंकि अगर ये पढ़ेंगे तो अग्निमान्य में अटके रहेंगे हम लोग। ये तो सही है, मतलब ये तो आपका जेनेरिक है, बट और सिंप्लीफाइड मैनर से ये जो शैलेश सर जो बताते हैं हमेशा, वो संप्रति मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये समझा सभी को? समराइज करो, कुसुम जी समराइज करा। नाही समजलं सर मला. ठीक है, दीप्ती मॅडम करा. पहिली वाली संपत्ती जरी मोडकं तोडकं का होईना सांगा. जीर्णचोराची हा आता जीर्णचोराची बुद्धी सांगा फक्त, बाकीचं जाऊ द्या, तो पुस्तका नंतर बघू. सर जीर्णचोराची सांगू ना हो सर. जीर्णचोराचं एक्सप्लेनेशन देताना 21 डेज पेक्षा जास्त जो ज्वर राहतो तो सांगितलाय. हिंदीत बोलायचं सगळ्यांनी. ह्याच्यामध्ये पृथ्वी आणि आप म्हणजे आम निर्मिती आहे, बरोबर आहे. म्हणजे पृथ्वी आणि आपचं प्रमाण वाढलेलं आहे, तर त्याच्यामुळे त्याचा परिणाम मेदावरती होऊन वृक्कदृष्टी होणारे आणि प्लीहा वृद्धी दाखवणारे आपल्याला, एवढं समजलं सर मला. अच्छा, मूत्रपिंडाचं सांगितलेलं. हा सर, ते सांगितलं ना, पृथ्वी आणि आप, त्याच्यामुळे मेदावरती परिणाम होऊन वृक्क म्हणजे वृक्कदृष्टी असं. मेरे को बताओ सच्ची में, अभी 26 लोग हैं, मेरे को छोड़ दो, 25 लोगों में से कितने को समझा है मैंने जो बताया? हाथ सिर्फ ये रेज करो आप, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है रिएक्शन का देखो ना, नीचे रहेगा. जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, देखो वैसे वाला बताओ मेरे को. सर मी जीर्णज्वरापासूनच जॉईन केलं. हा, पेशंट होते माझ्याकडे, त्याच्यामुळे सॉरी, मला अगोदरच नाही मला काही सांगता येणार. विचारा ना तुम्ही. सर मधून नाही विचारलं, मध्ये सुरू होते ना म्हणून नाही विचारलं मी. नहीं ऐसा क्या नहीं विचारायचं. ये किसके लिए, मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ क्या, सेटिस्फेक्शन के लिए? ग्रंथाचरण मैं तो अकेला भी पढ़ सकता हूँ, मेरे को क्या, दिन रात वही काम करता हूँ. मला अजिबात सांगायला लाज वाटत नाही. टॉयलेटमध्ये पण बुक घेऊन जा, मैं टॉयलेट में भी लेके जाता हूँ, मेरे को कुछ शर्म नहीं है बताने. समय बर्बाद नहीं करना है हम लोग को, खुद का. एक ही बार आता है लाइफ में, उसमें भी पांचौतिक चिकित्सा सीखने के लिए मिली आपको, बराबर कर लो उसका यूटिलाइज. मतलब ये मेरा बचपन का आदत है, अभी का नहीं है. ऐसे नहीं कि मैं पांचौतिक चिकित्सा कर रहा हूँ इसीलिए बुक पढ़ रहा हूँ, पहले का आदत है. जैसे मल प्रवृत्ति हो जाती है, ऊपर का आकाश का अवकाश खुला हो जाता है, इसकी वजह से अच्छे से फिट बैठता है. बताओ, अरे समझा कि नहीं? सब लोग सो गए क्या? छवि जी, अमूल सर, अमूल गांगुड़े सर, अरे समझे का नहीं? अरे ये इम्पोर्टेंट संप्रति है, पिछले चैप्टर में वही पूछता हूँ. आम निर्मिती टॉक्झिन्स न निघाल्यामुळे मग ते प्लीहेत संचित होतात आणि प्लीहावृद्धी दिसते जीर्णज्वरात. नहीं प्लिया में संचित क्यों होते हैं वो बताओ मेरे को. क्योंकि वृक्क प्लिया में संचित है, बहुत बीच में रह गया. समान वायु अग्निमंद से, और वृक्क से वो निष्क्रमण नहीं होता है. हाँ बराबर. इसलिए वो रिवर्स उसमें कलेक्शन होता है. अरे बताओ बाकी लोग किधर है? जीर्ण ज्वर में मेदोक्षय होता है। मेदोक्षय के कारण वृक्क का जो स्निग्ध गुण है वो कम हो जाता है। विजातीय जो घटक रहते हैं वो रिएब्सॉर्ब हो जाते हैं और वो प्लीहा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ उसके कारण प्लीहा वृद्धि होती है. और बरोबर. फिर जीर्ण ज्वर में आम निर्मिति होती है. आम निर्मिति के कारण फिर तेज महाभूत भी विकृत हो जाता है और उसमें फिर उष्णता, उसके कारण जो आगे की धातु है वो अच्छे से उसका निर्माण नहीं होता है. फेन जो है, रक्त धातु का फेन जो है वो अच्छे से बनता नहीं
उसमें उष्णता और रुक्षता बढ़ जाती है। बरोबर है, बरोबर सही है। आप अगर नेक्स्ट टाइम कैमरा ऑन नहीं रहेगा ना, अरे मैं बोल रहा हूँ ना, आप मत करो, मेरे को दो लोग रहेंगे ना तो भी चलेगा, मेरे और सामने वाला। ये ना एक मतलब अपमान रहता है सामने वाले का। ठीक है, कोई मजबूरी है तो मेरे को पहले ये कर दो, मेरा कैमरा नहीं ऑन रहेगा, मुझे पता है उसको प्रैक्टिस करता है शाम को इस टाइम, मेरे को कुछ बुरा नहीं लगेगा। बट आप बिल्कुल ही मतलब ये करेंगे तो, या नेटवर्क का इशू रहता है तो भी बात रहती है। शीतल के पास भी नेटवर्क का इशू काफ़ी है हॉस्टल में, वो बात नहीं है। मैंने तो, हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, शीतल जी, वो तो सोनिया तो भाईंदर से आती थी, अब वो धुलिया गई है, काम ही नहीं। हम लोग तो सुबह मॉर्निंग में पढ़ कर, मैं ये चला क्यों रहा हूँ इतना, मेरे को क्या फ़ायदा है, मेरे को बता, मैं मेरा डेढ़ डेढ़ घंटा क्यों दूँ। नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ दीप्ति मैडम, राम गोलदे सर, ये अपने कौन, वैशाली पाटिल है शायद, डॉक्टर छवि, सीमा मैडम पण बहुत दिन से, सीमा मैडम, नीलिमा जी, ये पाबड़े मैडम आहेत, ते दीप्ति मैडम, बस इनको ही करो एंटरटेन। कितने वाले रहते हैं रियल, मैं क्या ऐसा, ये शादी का मैट्रिमोनियल साइट है क्या, या व्हाट्सएप के डेटिंग डेटिंग साइट है क्या ये? मुंह छुपा के रखने का, सीख रहे हैं हम लोग इतना अच्छे से। शाम को ओपीडी रहता है, मैं किधर ना बोल रहा हूँ, हमारे जैसे जेनरस नहीं रहते ना वैद्य कि शाम को ओपीडी बंद, ऐसा नहीं। हर एक का मजबूरी अलग अलग है, बट कम से कम मेरे को पहले मैसेज डालो, मेरा कैमरा ऑफ रहेगा सर, पर्सनल में डालो, ग्रुप में मत डालो, ऐसा मत करो। आता सगळ्यांचेच कॅमेरा बंद आहेत, माझंच फक्त चालू आहे, मला सांगायला चांगलं वाटेल का, सांगा मला, भूतांशी बोलण्यासारखं आहे की नाही, हाँ भूतों से बात कर रहा हूँ। मूत्रपिंड, अभी मूत्रपिंड के द्वारा कैसे उरक्षित होता है पहले भी देख चुका है, फिर से देखेंगे, ठीक है। इसकी विकृति में अभी देखो ये, नाही सर, मला जसं माझे पेशंट संपले तसं ऑन केला कॅमेरा सर, मी सॉरी। नहीं ऐसे नहीं है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, आपका नहीं बोल रहा। ये यकृत या मूत्रपिंड प्रकरण निकालो, उसमें देखो सेकंड, देखो सेकंड 351 पेज नंबर, और प्रकरण 32 है, 28 सॉरी 28 है, 28 नंबर का प्रकरण है या चैप्टर है। तो उसमें से आप ये देखो मूत्रपिंड का लक्षण देखो 351, उसमें क्या लिखा है, थाइज में और काफ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। और सेकंड क्या है, सायम ज्वर, यानी शाम को फीवर आता है। तीसरा है शीत पित्त का, अंगावर गांधी येतं, मतलब ये क्या बोलते हैं, आर्टिकेरिया, आर्टिकेरिक रैशेस। चौथा है अम्ल पित्त का उपद्रव, क्या है आगे आगे एक सेकंड नंबर का, और सायं ज्वर और सायं क्लम, ऐसे दो रहते हैं, सायं क्लम भी रहता है, मेरे को दिखने नहीं दे रहे। हाँ 8 नंबर का देखो, 8 नंबर का, 19 8 नंबर का, संध्याकाळी 19 नंबर भी है। हाँ 90 नंबर पे। शाम को ऐसा फीवरिश लगता है, मतलब क्या अंगमर्द बोलते हैं ना, अंगमर्द। और ये सायंकलम और अंगमर्द में फर्क है, सायंकलम और सायं अंगमर्द, ये दोनों में फर्क है। और सायं ज्वर, उसकी संप्रप्ति अभी आपको मिलेगी, मैंने जैसे कहा था कि आपको स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा। ये जो लक्षण है ना, यही आपका क्ल्यू है पांचौतिक चिकित्सा का। ये भी अगर आप डेस्क के ऊपर रखेंगे ना, आपको पता लगेगा, हर ऑलमोस्ट 85% ऑफ द व्याधियों में हम लोग को मूत्रपिंड की चिकित्सा करनी पड़ती है, क्योंकि मेदा धातु को अगर आपने संभाला ना, तो वो ग्रहणी को संभालने के जैसा है। कैसे मैं बताता हूँ, जैसे चरक में फर्स्ट टू 30 में क्या आया है, बीच में 15वां चैप्टर ग्रहणी आया है, वैसे ये धातुओं में भी देखेंगे ना, रस रक्त मांस, मेद आया बीच में, और बाद में क्या है, अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये बीच वाला माहूत को संभालने वाला काम करता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये समान की कक्षा में आता है।
क्योंकि समान वायु वन्य संदूषण करता है, इसीलिए आप जब भी इसके लिए वृक्क के ऊपर जो पीड़ना सत्व रहता है ना वो जल्दी जाता नहीं, समझ लो, उसमें टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मेधा धातु वहां पे इन्वॉल्व है जो बीच वाला है, और जो फोर्थ है रस और रक्त के व्याधि आपको कम मिलेंगे, आपका सोरायसिस एक्जिमा सब कम हो जाएगा, पैचेस भी कम होने लगेंगे, बट आपका पीड़ना सत्व नहीं जाएगा। इसका मतलब वहां पे दोष अवस्थित है। जब तक वो पीड़ना सत्व नहीं जाता है तब तक आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, एक तो रसायन, नहीं तो फिर एक्चुअल ट्रीटमेंट यकृत या मूत्रपिंड। ये ध्यान रखना, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। नहीं तो 6-8 महीने के बाद जब सीजन चेंज हो जाएगा, उसने केला खाया, संतरा खाया, चाइनीज खाया, फिर से रैशेस आते हैं, तो होगा नहीं वो ट्रीटमेंट। ओके, सभी मैडम ऐसा चेहरा क्यों रखा है आपने, कुछ हुआ है क्या? ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो इसमें सायम ज्वर की एक बहुत क्लासिकल, और ये उन्होंने देखो ये शुरुआत का लिखा हुआ बुक है या री एडिटेड है मुझे पता नहीं, मतलब फिर से उसका रिप्रिंट हुआ, मतलब री एडिटेड है। तो ये जो आपके है ना वही पैरामीटर से आपके पांचोदिक चिकित्सक है, सेम पैरामीटर्स। 7 लक्षण यकृत के हैं, 10 लक्षण प्लिया के और 32 इसके। कितना हो गए? 32 और 10 42, 42 और 7 49, 50 भी नहीं है, 49 सिम्टम्स देख के आपको ट्रीटमेंट देना है। अभी इसमें क्या आपको दिमाग लगाना है मुझे बता। शुरुआत के दिनों में तो 49 सिम्टम्स देखकर आपको मेडिसिन देना है, और आपको हरलू ने तो मूत्र शो देना ही पड़ता है, आप उसके आगे जा ही नहीं सकते, ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब मूत्रपिंड की वजह से उरक्षत कैसा होता है वो देखेंगे। इसके विकृति में भी फीवर आता है, परंतु वो सायम ज्वर रहता है, यानी 3 के बाद सर्वसाधारण तीसरे या चौथे प्रहर में बढ़ने लगता है वो, ठीक है। शुरुआत में फीवरिश लगता है, और ऐसे समय पे अगर इग्नोर किया तो उसका बहुत ज़्यादा परिणाम शरीर को भुगतना पड़ता है। मूत्रपिंड का संरक्षण और वर्धन होने के लिए रक्त धातु की ज़रूरत होती है। रक्त धातु में से जो टॉक्सिन्स है या विजातीय घटक है तो मूत्र मार्ग से बाहर जाते हैं, अर्थात मूत्रपिंड के आसमंत में शोथ जब उत्पन्न होता है, शोथ यानी क्या, जो रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, हेनलेस लूप वगैरह याद आ रहा है ना, कुछ सोडियम का एब्जॉर्प्शन, क्लोरीन फेंकता है बाहर, थोड़ा याद रखो, नहीं तो आप भी जाके सिर्फ इमेज देखने का, कभी भी लेक्चर होने के बाद अपना इमेजेस देखने का, फुफ्फुस दिखता कैसे है, फिर याद आता है अरे राइट में 675। मेरा तो ये सीटी का नॉलेज है, मैंने भी रिवाइज नहीं किया है, सीटी की वजह से मेरे को वेट वगैरह याद है, मतलब 675 है, इसका 525। तो जब आपको पता लगेगा ना लोब किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किसमें आप इस हृदय के नज़दीक कौन सा है, लेफ्ट लोब है, मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट फुफ्फुस क्या बोलते हैं, लंग है ना, लेफ्ट हाफ ऑफ द लंग है ना, ये सब पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे रहते हैं, नहीं तो आपको मूवीज देखने जाते हैं ना आप, टार वाला ऐड आता है, क्या पता है टार वाला, वो स्मोकिंग करते हैं, मतलब बताता है कि स्मोकिंग करना कितना डेंजरस वगैरह, और फिर वो ऐसे स्पंज स्क्वीज करते हैं ना, तो ऐसे टार गिरता है उसमें, मतलब वो यही है, घनता है वो हम लोग के दृष्टिकोण से, फुफ्फुस में विकृत घनता डेवलप हुई, समझ में याद आ रहा है? वो शुरुआत में बताते ना मूवीज के पहले, हाँ तो मूत्र में से जो विजातीय घटक है वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकाले जाते, और वो फिर से रक्त में ही शोषित किए जाते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको संप्राप्ति बताई। अब यहाँ पे रक्त ही अगर असंतुलित है तो आगे प्लीहा के ऊपर भी उसका परिणाम दिखने लगता है, बट इसके लिए आपको 2 से 3 महीनों का एक कालावधि लगता है, मतलब प्लीहा विकृत होने के लिए। ऐसा नहीं है कि अभी फीवर आया या मतलब शाम को फीवर आ रहा है बार बार, और फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, मतलब वो टॉक्सिन्स ये हो गए और फिर तुरंत संचित हो गए और प्लीहा वृद्धि, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी होता नहीं। 2 से 3 महीने का एक दिखता है, कालावधि होता है, और जैसे उसका संचय शुरू होता है तब ज्वर जैसा लक्षण बढ़ने लगता है, सविश रक्त शरीर में घूमने लगता है, रक्त ही असंतुलित होने की वजह से प्लीहा के ऊपर उसका परिणाम होने लगता है। उसके लिए 2 से 3 महीनों का कालावधि व्यतीत होता है,
बाद में प्लीहा विकृत होने के पश्चात उसका परिणाम यकृत के ऊपर भी होता है और तीनों इंद्रियां अबल होकर फीवर के साथ साथ स्त्रोतरोध भी बढ़ने लगता है। अब देखो हाँ यहाँ पे अपतर्पण से संतर्पणात्मक मतलब या अवरोधात्मक संप्रप्ति दिख रही है, बट अपतर्पण ओरिजिन है उसकी, अपतर्पण ओरिजिन है, ठीक है। अब हमेशा हम लोग बोलते हैं या टीका में भी लिखा है हर स्रोतस के कितने मूल स्थान है? दो ना, हृदयम दशम च धमन्या, किसका है? रसव स्रोतस, बराबर। दूसऱ्याचा काय यकृत का, सॉरी यकृत प्लीहा शोणितज, मतलब ये इसका क्या है? यकृत और प्लीहा ही है ना, रक्तव स्रोतस का, बराबर। तो एक में हमेशा ये लिख के रखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्रोतस प्रकरण पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीजें याद आएंगी, समझने के दृष्टिकोण से, व्यावहारिक दृष्टिकोण से, चिकित्सा के दृष्टिकोण से। एक मूल स्थान रहता है स्रोतस का, ठीक है, मतलब वो धातु वहां पे तैयार होता है, ठीक है। और दूसरा रहता है प्रभव स्थान, मतलब क्या? फंक्शन। अब देखो रसव स्रोतस के बारे में देखो क्या लिखा है, हृदयम दशम च धमन्या, हृदय में तैयार होता है और दशम च धमन्या, और फंक्शन उसका कैसे दिखता है? दशम च धमन्या, मतलब वो जो दशधमनिया बताई है उसके द्वारा फिर वो विक्षेपित होकर खुद को तर्पण प्रीणन कर्म बताता है खुद का। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ट्रीटमेंट करते हो तब, ठीक है। अब यकृत में रक्त धातु की उत्पत्ति हो रही है, प्लीहा में फंक्शनैलिटी दिख रही है, ठीक है, क्योंकि वहां पे हीमोलाइसिस वगैरह होकर सैचुरेट होने नहीं देता है इनको, मैक्रोलिसिस वगैरह होता है ना वहां पे, तो ये होकर जो विजातीय घटक है उनको बाहर निकाला जाता है प्लीहा से। और फिर जैसे ही वो 120 डेज ऑफ रक्त, मतलब आरबीसी का मैं एक दे रहा हूँ एग्जांपल, बाकी प्लाज्मा प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी का भी हर एक का लाइफ स्पैन हर एक सेल का अलग अलग है। तो होने के पश्चात उसको ब्रेक डाउन करके बाहर निकलने का काम ये करते हैं प्लीहा। इसलिए रक्त धातु का सीट कही गई है, ऊपर से रक्त धातु से प्लीहा का भी पोषण होता है, पर फंक्शनैलिटी मतलब धारण कर्म कैसे दिखेगा? मेरे को बताओ, हर रोज अगर हम लोग झाड़ू मारेंगे ना तभी घर में अच्छा लगेगा, या मेरा डेस्क अगर पूरा ये रहेगा गंदा रहेगा, या क्लिनिक का डेस्क, आपको बैठने को अच्छा लगता है क्या? नहीं लगेगा, करेक्ट। या ऊपर ऐसा मकड़ी का जाला दिख रहा है, हाँ ऐसा लटक रहा है, वो पेशेंट भी देख रहा है, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आकाश का अवकाश वहां पे व्याप्त हो गया मकड़ी के जाले की वजह से, इसीलिए गंदा लगता है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो तीनों इंद्रियां अबल हो चुकी या दुर्बल हो चुकी, मतलब क्या हुआ? अब उसका वो गया नहीं बाहर, मतलब विजातीय घटक जो मूत्र मार्ग से जाने चाहिए थे वो गए नहीं, वो प्लीहा में संचित हो गए मूत्रपिंड में, तो प्लीहा दुष्टि हो गई। जैसे ही प्रभाव स्थान दूषित होता है वैसे वो मूल स्थान को भी इफेक्ट करेगा। मूल स्थान मतलब जहाँ पे वो बनता है, मतलब यकृत के ऊपर भी हो गई, इसकी वजह से अग्निमान ज्ञान है, मतलब अवरोधात्मक संप्रप्ति दिखने लगे, क्योंकि पहले दो दूषित हो गए, कौन? प्लीहा और मूत्रपिंड। जो उत्सर्जित करने वाला था, बाहर फेंकने वाला था, वो अभी संचित हो गया, मतलब रीअब्जॉर्प्शन हो गया रक्त धातु में। वही रक्त धातु के द्वारा यकृत और प्लीहा बनते हैं, और या उनका स्थान है, और प्लीहा दूषित हो गए तो यकृत के ऊपर भी परिणाम होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल से वो चीजें बन रही है, सिर्फ फंक्शन अलग है, एक स्त्रावी अवयव है और एक ग्राही अवयव है, ठीक है। तो हाँ, दुर्बल हो गए, अग्निमान्य उत्पन्न हो गया, धातु परिपोष की जो परंपरा थी धातु उत्पत्ति की, उसका परिणाम शरीर के ऊपर होने लगता है, और वो जो शरीर है वो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से सूखने लगता है, यानी ज्वर के लक्षण भी बढ़ने लगते हैं। रक्त धातु को रक्त धातु का प्रोविजन न मिलने की वजह से वो भी निसत्व हो जाता है, वो भी निसत्व होने लगता है। उसमें क्षारधर्म होने की वजह से काश जैसा लक्षण उत्पन्न होने लगे। देखो अभी फिर से वो ओपन करो अपना 28 चैप्टर 11 नंबर का, देखो है ना, काश
खोखला ये तो मराठी में। कहाँ से लक्षण बताया 11 नंबर का? ये मेरे को बताओ, नॉर्थ इंडियन के पास ये बुक नहीं है, करेक्ट? नहीं है ना? आयुष जी के पास, नलिमा जी के पास, और कौन है? कौन है? रश्मि। सर नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको क्या करता हूँ ना, आज के आज सभी लोगों को हो जाएगा वो लक्षण। तो उन्होंने कैसा लिखा है अभी, मराठी मीडियम या ये भी रहेगा ना, पूना के लोग छोड़ के बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कैसा है कि अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि मूत्र सर विसर्जन। मेरे पास ये वाली बुक है सर, अच्छा है क्या? नहीं ये वाला नहीं, एक दूसरी सर, इसमें हिंदी में है सर। सर ये वाला एक्सप्लेन मतलब हिंदी में कर रहे हैं। 32 लक्षण वगैरह। ये वाली नहीं है सर, अलग है, दूसरी है सर ये। 32 लक्षण है क्या उसमें लिया मूत्र? 32 लक्षण सर इसमें मैं ढूंढ रहा था सर, मिल नहीं रहे सर मुझे अभी। नहीं नहीं, मैं लिख के भेजता हूँ आपको, बेस्ट है। हिंदी में और मराठी में भी, मराठी मतलब संस्कृत में भेजूंगा मैं कि कैसे इंटरप्रिट करना है, नहीं तो आप सोचते बैठेंगे हिंदी मीडियम वाले या हिंदी लिंग्विस्टिक। ठीक आहे, कारण इथे जातं 2 शब्द आहेत बघा मंजिरी मॅडम, भोळ आल्यासारखी वाटते पण म्हणतात आप्पा, आणि चक्कर आल्यासारखी पण वाटते, भ्रमरासारखी, दोनों में फर्क है। हाँ मराठी में, हाँ मराठी के इसमें फर्क है दोनों में। मराठी अगर आप हो तो ही समझ में आएगा। हाँ, तो जब उसमें रक्त धातु में क्षार धर्म बढ़ता है तब कास जैसा लक्षण उत्पन्न है। कैसा होगा कास जैसा लक्षण, बताओ मुझे, बताओ। रक्त धातु में क्षार धर्म बड़ा है तो कास कैसे उत्पन्न होगा, और ये कास कौन सा रहेगा? हाँ बोला, अनम्यूट करा। सर ये वातजकास रहेगा। रक्त धातु का स्निग्ध गुण, द्रव गुण कम हो गया है, रुक्ष गुण बढ़ गया है, तो वहां पे जाके भी रक्त फेन प्रभा फुफ्फुसा, वहां का भी रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, तो वातजकास की संप्राप्ति दिखेगी। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। हाँ, अब एक लाइन है बट उसके ऊपर हम लोग को 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन मिला। शैलेश सर रहते तो 1 घंटा जाता है उसमें। तो उसी के द्वारा अब जो हम लोग बोल रहे थे कि रक्त धातु की लहरें कोलाइड होने के बाद फेनोद्गम होता है, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो इसको समझना कैसा है कि जैसे मंजरी मैडम ने अभी बोला कि रक्त धातु विदग्ध होने की वजह से उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम हो गई तो वो फ्लूइडिटी नहीं आती, यानी द्रवत्व नहीं आता। द्रवत्व अगर नहीं रहेगा तो उसमें उस आप महाभूत में सरगुण भी बराबर नहीं होगा। सरगुण यानी यहाँ से वहां पहुंचना। चलगुण ये वात दोष का है, और रुक्षता भी रहते हैं उस चलगुण में, और कभी कभी स्निग्धता भी रहते हैं, बट इसमें सरगुण में पर्टिकुलरली आप और स्निग्ध गुण रहता है, वो भी नहीं मिलेगा। मतलब पहले क्या हुआ, विदग्ध रक्त हुआ, विस्कोसिटी कम हो गई उष्ण गुण की वजह से, रुक्ष गुण की वजह से। उसके बाद विस्कोसिटी कम होने की वजह से क्या हुआ, फ्लूइडिटी गई, मतलब द्रवत्व गया। द्रवत्व जाने की वजह से सरत्व भी गया। ठीक है, फिर वो कोलिजन नहीं दिखेगा हमें, और फिर फेनोद्गम भी नहीं दिखेगा। ठीक है, और फेनिल द्रव्य की उत्पत्ति बहुत कम होने की वजह से, और वो भी विकृत स्वरूप की होने की वजह से, विदग्ध जो हुए हैं फुफ्फुस, उनको नरिशमेंट बराबर से नहीं मिल पाता। इस वजह से उसके ऊपर कृष्ण छाया आने लगती है। कोलैप्स लंग्स में भी ये संप्राप्ति आप कोरिलेट कर सकते हो। कोलैप्स लंग देखो, मतलब आपको रिब केज दिखता है, हेल्दी अगर लंग्स रहेगा, 1 मिनट, 1 सेकंड रुको जरा।
अब ये देखो, ठीक है, ये क्या है, हेल्दी लंग्स है। अब इसका जो ये बोलते हैं क्या उसको, ये जो एंगल है ना, फ्रेनिक एंगल बोलते हैं क्या उसको, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को। ये अब ऐसा पॉइंटेड दिखना चाहिए, ठीक है। फ्रेनिक एंगल ही बोलते हैं, कॉस्टोकॉन्ड्रल एंगल ऐसा कुछ तो है शायद उसको। सीपी एंगल सर, सीपी एंगल, हाँ? सीपी कॉस्टोफ्रेनिक एंगल कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। सीपी एंगल। ऊपर कच्चा मार जाए लोग। अब ये देखो, ये इमेज में देखो, वो दिखना चाहिए। हाँ, अगर ये नहीं दिखता है ना आपको, तब वो काइची के का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है अभी मेरे को, तो ये बोलते हैं कि ये दिखना चाहिए। इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। ये जो कोन्स दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और यही अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ। स्टॉप शेयर, दिखा ना, वो बराबर व्याप्त था ना पूरा। सर आईएलडी में क्या होता है फिर? वृक्षता, इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीज ना। हाँ, मतलब आपके ये अग्निकृत होने की वजह से अग्निमान, अग्निमाह। अग्निमंद भी देखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, और जैसे कॉन्स्टिपेशन भी उसमें रहता है, यानी कि समान वायु का भी कार्य ठीक से नहीं हो रहा है। ये कैसा नहीं, ये बहुत एडवांस है, तो आपको बेसिक से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा और पेशेंट को समय बता के रखने का। 6 महीने तक मेडिसिन लेना पड़ेगा ऐसा। तो मतलब उसमें कैसे, जैसे आपने बताया था कि उसके लिए लाक्षा जो है वो रसायन का भी कार्य करता है और लंग्स के लिए पर बेस्ट बाद है में वो। जब वो अग्निमंद उसका करेक्ट होता है ना, तभी रसायन चिकित्सा ये होती है, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही है रसादीनाम प्रशस्तानाम, मतलब रसादीनाम मतलब प्रशस्तानाम। हाँ बोलिए। तो लाक्षा पहले से शुरू नहीं करना है फिर? नहीं नहीं, शुरुआत से नहीं, बचेगा ही नहीं ना। शुरुआत में, हाँ, तो शुरुआत में हम कैसे शुरू करेंगे उसको? नहीं, शुरुआत में आपको उदर परीक्षण, इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, ठीक है। अब चारा हाँ, को फुफ्फुस लेफ्ट साइड में रहते हैं ऐसे बताया है, लेफ्ट साइड में रहते हैं फुफ्फुस, वो एक अलग ही कंसेप्ट है। हृदय और फुफ्फुस लेफ्ट साइड में रहते हैं, इसके ऐसा बताया। तो हम लोग वरांगक के बारे में फुफ्फुस की विकृति में सोच सकते हैं हमेशा, रज्जु को श्व की वरांगक देना है, अगर जीर्ण ज्वर है तो वरांगक, ठीक है, क्योंकि प्लिया की घनता कम करने के लिए वरांगक ही देना पड़ता है, ऐसा है। तो इस प्रकार आपको सोचना पड़ेगा। मतलब ये जो है ना, जब वो आशय दुष्टि करते तो बात अलग है, बट दुष्टि कर कर अगर वो उसका हनन कर रहा है, इसका मतलब वहां का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ रहा है ना, देन इट्स बिकम्स थिंग टू वरी। प्रोग्नोसिस तब पुअर हो जाता है ना, मतलब वो धातुपाकावस्था की तरफ जाने लगता है, तब वो थोड़ा प्रोग्नोसिस उसका पुअर हो जाता है, ऐसा, ठीक है। अभी कोलैप्स लंग्स देखो, इसका भी देखो, ये जो पूरा रिप केज है वहां पे पूरी तरीके से व्याप्त है क्या, नॉर्मल लंग्स वर्सेस कोलैप्स लंग्स बताए, एयर इन द प्लूरल स्पेस, मतलब आकाश का अवकाश वहां पे बढ़ गया, ठीक है, ऐसा भी दिखता है कोलैप्स लंग्स, ये बताना था मुझे। थोड़ा जूम करके बताइए सर, वैसे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्लियर नहीं सर है अभी? हाँ हाँ, अभी हाँ। ठीक है, मैं जो लैपटॉप यूज़ कर रहा था ना इतने दिन, दैट वाज 2 GB रैम, मुझे 12 साल मैंने मेरा लैपटॉप यूज़ किया, तो अभी सडनली 16 GB का है, तो मेरे को बहुत ऐसा, मतलब आई एम ऑन क्लाउड 9, ऐसा मेरा अभी स्टेज है। तो अभी ये फंक्शनल मेरे को पता नहीं, माइक्रोसॉफ्ट अभी है उसमें इंस्टॉल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या एज को, तो हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं मोस्टली, क्रोम इसमें अलग है, मतलब इसमें क्रोम का ऑप्शन आपको उसके सॉफ्टवेयर में डाल के जाना पड़ता है, तो डायरेक्ट अवेलेबिलिटी नहीं,
इसके लिए थोड़ा इमेज जूम इन करने में प्रॉब्लम है। ठीक है? तो अभी शायद रुकते हैं यहाँ पे, बस एक ही अभी अपना बाकी है, लेंगे क्या वो? सर उसमें पहले प्लीहा और मूत्र पिंड की चिकित्सा करनी पड़ेगी, तभी फिर आईएलडी का पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, करनी तो पड़ेगी। वारंगक और शॉ ये स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, क्या है ना, देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि आप वहां पे देखो क्या है वो। पेशेंट जब आता है ना तब अप्रोच के पहले क्या पूछना है कि भाई आपको मेरे से अपेक्षा क्या है। आज मतलब ऑटिज्म का एक केस आया था, 9 साल का बच्चा। पहले हम लोग क्या पूछते हैं, आपकी हम बिंग वैद्य या बिंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, आपको हमसे उम्मीद क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, सबसे पहले वो पूछो। हवा में बातें करेंगे ना, मतलब सब लोग नहीं, कुछ कुछ वैद्य करते हैं, ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा ना। पहले आप पूछो, आराम से उसको बैठ कर पूछो, भाई राइट इट डाउन कि क्या क्या आपको एक्सपेक्टेशन है। पहले हम लोग वो रीच करने की कोशिश करेंगे। बट हमारे पास ऐसे भी केसेस है जो टर्न आउट हुए हैं नॉर्मल में और स्कूल में जा रहे हैं, तो ऐसे भी। बट हम लोग आपको ज़्यादा ये नहीं, पहले आपका जो एक्सपेक्टेशन का जो लिस्टिंग है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे इकडे ये नमस्कार कर, नमस्कार कर, सगळेजण मारो नमस्कार। नमस्कार प्रियांश. खाली आम्ही मोकळे आहे. अरे ड्राइवर है। तो इस पे अभी फटाफट देख लेते हैं उरक्षत, फिर आगे क्या इम्पोर्टेंट है सप्ताह धातु। हाँ, उरक्षत कैसे तैयार होता है? एक रुग्ण 1.5 साल से हमेशा जीर्ण ज्वर जैसे व्याधि से टक्कर दे रहा था, मतलब बहुत उसको बार बार हो रहा था। वो बहुत मेडिसिन हो चुके थे, बहुत सारे उपचार भी हो चुके थे, बट थोड़ा अच्छा लगने के बाद 8-15 दिन के बाद फिर से वो उसको सिम्टम्स दिखने थे। ऐसे बार बार चालू था, परंतु जो मलेरिया था, मतलब वो मलेरिया का कैरियर स्टेज था, जैसे टाइफाइड का रहता है, तो उसको हर बार मलेरिया होते रहता था। फीवर के 1.5 साल के स्पैन में रस रक्तादि धातु और हृदय भी दुर्बल हो चुके थे। क्षुधा मान्य था, इसके लिए पचन व्यापार भी बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, और इस सब की वजह से टॉप क्वालिटी ऑफ रक्त धातु डेवलप नहीं हो रहा था। उसकी वजह से इंद्रिय और शरीर भी दुर्बल हो गए, और मतलब जीवन कर्म बराबर नहीं हो रहा था। इसके लिए वो पेशेंट मुंबई छोड़ के बाहर चला गया, जहाँ पे ड्राई एनवायरनमेंट था थोड़ा, और फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से लगने लगा। अभी मैं एकदम अच्छा हो गया ऐसे उस रुग्ण को लगने लगा। परंतु कुछ मतलब फ्रेंड सर्कल के साथ तालाब में स्विमिंग करने के लिए जैसे ही गया, तो उन्होंने रेस लगाई कि कौन पहले पहुंचेगा। अब इसमें क्या आ गया? साहस। अब उसको पता था कि मैं दुर्बल हूँ या मलेरिया कैरियर हूँ, बट तो भी वो, मतलब मराठी में हम लोग उसको शानपना ज़्यादा करना है ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो रेस लग गई उनकी, तो उसको थोड़ा सा पता था इसके बारे में, बट उसने सोचा नहीं। तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था उसको, तो उसको लगा कि मैं कर जाऊंगा। तो एकदम से उसने फटाफट स्विम करके वो दूसरी जगह, मतलब किनारे पे पहुंच गया, और जैसे ही बाहर आया तो तुरंत उसको सरकते छर्दी ये लक्षण दिखा। एक ही बार हुआ, एक ही एपिसोड था, बट उसके बाद व्याधि का लक्षण ज़्यादा बढ़ने लगा। फीवर कम ना होते हुए शारीरिक बल दिन ब दिन कम होने लगा था। उसके बाद फ्रेंड सर्कल ने जो बताया था कि एक बार हम लोग एक्सरे की जांच करवा लेते हैं, तो एक्सरे निकाला, उसमें क्षत ये आया। ठीक है, क्षत दिख गया उसमें, कैविटी बोलते हैं ना उसको, वो दिखा। उसके बाद जीर्ण ज्वर के बाद आया हुआ जो आई हुई लघुता थी, वो पूरी तरीके से अच्छे से होकर व्याधि पूर्व बल प्राप्ति होने के पहले ही उसने जो अभी ये रेस लगाई थी
उसकी वजह से पूरा फासा पलट गया, ठीक है। और पहले ही रक्त धातु कम को मतलब दुर्बल था, उसमें से उसको बिल्कुल मतलब नरिशमेंट दूसरे धातुओं की नहीं कर सकता था और अवयवों को भी नहीं। इसकी वजह से फुफ्फुस का जो नरिशमेंट था वो पहले ही कम था और ज़्यादा कम होने लगा इस वजह से, और लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हृदय भी दुर्बल बन गया था। उस सांस के काल में जोर से काम करने की ताकत न रहते हुए भी उसने वो किया, और इसकी वजह से जो दुर्बल फुफ्फुस थे उनको वो वहाँ पे सहन नहीं हुआ, इस वजह से वहाँ पे क्षत तैयार हुआ, ठीक है। और चिकित्सा क्या है? जीर्ण ज्वर और रुक्क ज्वर, इनमें उरक्षत पड़ने की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। साक्षात उरक्षत जब पड़ के आता है, जब एक्सरे पे वो कैविटेशन दिखता है, तब पेशेंट का होप्स मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जिंदा रहने की जो आशा रहती है, उम्मीद रहती है, वो कम रहती है। परंतु फुफ्फुस के ऊपर कृष्ण छाया दिखने के पश्चात उसका परिहार कर सकते हैं। दोनों में ज्वरत्व इतना ही सामान्य लक्षण है। ज्वर में जो ज्वरत्व है ये एकांतिक वृक्ष धर्म, मतलब सिर्फ वृक्ष गुण वहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है। परंतु वृक्क में ज्वर में मूत्रविष का मान, मतलब विजातीय घटकों का मान ज़्यादा होने की वजह से, यानी क्षारों का प्रमाण, यानी जल और अग्नि महाभूतों के गुणधर्मों का प्रमाण विकृत स्वरूप से बढ़ा हुआ रहता है। अभी मूत्र का पाठ्यनिक संगठन क्या बताओ? अंबु शिखिना। बराबर। शिखी अम्बुनाम, शिखी मतलब तेज महाभूत और अम्बु मतलब आप महाभूत। तो ये क्षार धर्म जब बढ़ता है तब अभी जैसे क्षार धर्म बढ़ा है तो अपने वैद्यों में भी काफ़ी लोगों के, क्योंकि यूरिन होल्ड करने की आदत सबसे पहले हमें रहती है, ठीक है। तो आपको दिखा होगा कि स्मेल करता है यूरिन ज़्यादा और येलोइश कलर का रहता है। अभी के दिनों में गर्मी है ना, तो स्वेटिंग ज़्यादा हुआ तो मूत्र के ऊपर परिणाम होता है उसका। तो आप महाभूत कम हो जाता है, श्वेत महाभूत से आप महाभूत ये होता है, निकल जाता है इसकी वजह से, ये डिहाइड्रेशन। तो उसकी चिकित्सा भी हाँ, मतलब उन्होंने क्या बताया कि जीर्ण ज्वर में जो सिम्टम दिखता है आपको, इसका ज्वरामधील ज्वरत्व, मतलब जीर्ण ज्वर में जो ज्वरत्व है तो ये एकांतिक वृक्ष धर्म का रहता है, सिर्फ वृक्ष गुण रहता है। बट मूत्रपिंड के टाइम आपको शरीर मतलब इतना ज़्यादा क्षय वगैरह दिखेगा नहीं शरीर के ऊपर, ठीक है, जब मूत्रपिंड का ज्वर रहेगा तो, ठीक है। तो बाद में हाँ, जीर्ण ज्वर में व्याधि में प्लीहा के द्वारा चिकित्सा की शुरुआत करनी पड़ती है और रक्त की स्थिति सुधारनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है। प्लीहा को पकड़ के स्वतंत्र ज्वर का औषध भी देना पड़ता है। मतलब क्या, कौन सा औषध है? रस सिंदूर युक्त त्रिभुवन कीर्ति प्लस रवरांग, जीर्ण ज्वर। समझ में आया? क्योंकि आग्नेयमांद्य है, प्लीहा में से विजातीय घटकों का परिहार करना है हमें, ये सबसे पहले याद रखो। और फिर बाद में सप्त धातुओं के बारे में सोचना पड़ता है, और तब तक अच्छे से अग्निवर्धन हुआ रहता है। रक्त धातु को अब आएगा अपना हीरो, मेन हीरो उरक्षत का, कौन? हीरोइन, सॉरी। रक्त धातु को पोषित करने के लिए और बल देने के लिए लाक्षा का काढ़ा बहुत अच्छे से कार्य करता है। इस अवस्था में अरिष्ट कल्पना नहीं चलती। अभी देखो उसका रीजन भी बताया है, काढ़ा ही क्यों। वो उष्ण तीक्ष्ण गुणधर्म का वैसे और आम्ल स्वरूप ही रहता है, कौन? अरिष्ट, बराबर। और बढ़े हुए रक्त की धातु के ऊपर काढ़े का उपयोग अच्छे से होता है। लाक्षा रस बनाया अपने सेकेंड ईयर में था, मेरा तो रसशास्त्र था, इसके लिए हम लोग बहुत पर प्रैक्टिकल्स भी लिया है जूनियर्स का और खुद भी बनाए। कैसे बनाते हैं लाक्षा रस, क्या प्रपोर्शन रहता है वैशेज्य कल्पना में? 1:6 प्रपोर्शन रहता है। फिर कहाँ तक उसको उबालना है वो भी इम्पोर्टेंट है। हाफ रहने तक उसको उबालना, मतलब 600 ml अगर लिया 1:6, मतलब सपोज 1 ग्राम लिया या 10 ग्राम लिया तो आपका 60 ml आएगा, और आपको 30 ml रहने तक उबालना है, और वही काढ़ा दिन भर पीना है, ठीक है। नी काढ़ा वगैरह मत करो, लाक्षा का प्राणिज द्रव्य है, वनस्पतिज नहीं, ठीक है। तो हाँ, और फुफ्फुस को पोषण मिलने लगता है इसकी वजह से, क्योंकि आप लाक्षा का काढ़ा जैसे बनाते हो ना, उसको फेन भी दिखता है ऊपर और लाल कलर का रहता है, तो रक्त धातु को समान ये रहता है।
जैसे जिंगी शादी के बारे में हम लोग ने देखा था, बट जिंगी शादी में फैन नहीं आता है, लाक्षा में पर्टिकुलरली फैन आता है। आप करके देखो, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं हमेशा सोचता था जब ये रसशास्त्र का चालू था, लाक्षा गूगल हम लोग अस्थि धातु के लिए यूज करते, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को तो अभी याद नहीं क्योंकि ये मेडिसिन मेरे दिमाग से उड़ गया है। बट लाक्षा का उपयोग अस्थि धातु में भी होता है, तो फुफ्फुस का कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशन होना चाहिए अस्थि धातु के साथ। अगर द्रव्य काम कर रहा है तो उसका लॉजिक भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ऐसा। ओके, अभी देखेंगे, जैसे सूझेगा तो बताऊंगा मैं। तो जो हाँ, पेनिल द्रव्य की उत्पत्ति लाक्षारस की वजह से अच्छे से होती है और फुफ्फुस को एक नरिशमेंट हो जाती है। ज्वर में आई हुई कृष्ण छाया चली जाती है। अब दूसरा, मूत्रपिंड विकृति में शरीर में द्रवत्व बढ़ा के, मतलब स्व द्रवशादी गुगुल देकर, हाँ, मूत्र विषय जोर से बाहर निकलने पड़ते, मतलब 101% फ्लश के जैसा काम करने वाला एक ही कल्प है मूत्रपिंड के ऊपर, श्वर। ठीक है, वो प्रमाण बढ़ने बिना बढ़े कोई भी चिकित्सा कर नहीं सकते। मूत्रविष बाहर जाने के पश्चात ज्वरोत्पत्ति का प्रमाण अपने आप कम होने लगता है। आगे यकृत प्लीहा के ऊपर जो परिणाम हुआ है उसको भी हम लोग को फल या परिपाठादि काढ़ा इस तरीके से योजना करनी पड़ती है जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी। नहीं तो कुमारी आसो, तो कुमारी आसो एक मैं बताता हूँ एंड में, ये खत्म होने के बाद उसके बाद अग्निवर्धन होने लगता है, क्योंकि यकृत प्लीहा मूत्रपिंड हो गया तो अग्नि संस्थान करेक्ट हो गया तो अग्निवर्धन भी होगा। आगे धातुवर्धन की चिकित्सा बहुत अच्छे से होती है। उसमें सबसे पहले आपको मूत्र विशोधन कल्प का उपयोग करना है, हम लोग यूज नहीं करते, हम लोग का भरोसा ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर है, श्व के ऊपर। मूत्र विशोधन कल्प यूज करते हैं। उसका अरिष्ट कल्प में आकर अम्ल स्वभावी होने की वजह से क्षार का जो परिणाम, मतलब क्षारधर्मी वातावरण जो शरीर में हुआ है वो इस अम्लधर्मी अरिष्ट से चला जाता है, और वो चला जाने के बाद आगे रक्त धातु को कार्यक्षम बनाकर बल लाने के लिए लाक्षा का काढ़ा देने के पश्चात उसका कार्य उत्तम दिखता है। इसमें रक्त धातु को बलवान बनाने के लिए उसका प्रमाण, इससे रक्त धातु को बल मिलकर उसका प्रमाण भी बढ़ता है। और जैसे मैंने कहा कि समंदर की लहरों के जैसे रक्त धातु की लहरें भी जोर से उठकर फेनिल द्रव्यों का प्रमाण बढ़ता है, और फुफ्फुस को बल प्राप्ति होने के पश्चात कृष्ण छाया जो एक्सरे के ऊपर आपको दिख रही है वो चली जाती है। ओके, तो मूत्रपिंड में आपको क्या करना है, श्व, नहीं तो अगर आपको मूत्र विशोधन काढ़ा यूज करना है तो यू कैन यूज दैट आल्सो, श्व नहीं तो मूत्र विशोधन काढ़ा। उसके बाद यकृत प्लीहा, उसके बाद फिर रसायन के तौर पर आपको फुफ्फुस का ये देना। फिर रसायन काल, मतलब इसमें कौन सा रहेगा, फुफ्फुस का अगर हम लोग को करना है तो कौन से काल में देंगे, उदन उदन काल में देंगे। ठीक है, उदन काल में रसायन के तौर पर यूज करेंगे, क्योंकि वो ऊपर जाकर काम करेगा। ठीक है, समझा। फिर आगे हम लोग सप्त धातु देखेंगे। आप सभी लोग जरा पहला, ठीक है मैं ही पढ़ूंगा क्योंकि मैं गूगल भी ट्रांसलेट करने जाऊँ ना तो मराठी वर्ड्स इतने अप्पा जी के ये है कुछ कुछ